Hello, everyone, and welcome back. So, today's topic is Chapter 2. The name of the topic is Non-Parametric Approaches. ठीक है, तो as we discussed earlier, parametric जब भी हम लोग parametric बोलते हैं मतलब we are trying to fit a function. फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होता है ए बी अल्फा बीटा म्यू गामा सिग्मा ऑल दोस थिंग्स. तो नॉन पैरामेट्रिक मतलब यू आर नॉट अस्यूमिंग एनी काइंड ऑफ well-known function. You're not trying to force fit any kind of function, right? You're taking data as is. ठीक है, तो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती assumption नहीं है कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है या वो वाला करता है. तो दैट्स द फोकस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है आज का दैट विल बी हिस्टोरिकल सिमुलेशन, बिकॉज हिस्टोरिकल सिमुलेशन इज नॉन पैरामेट्रिक. उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन assumption ये सब कुछ नहीं होता है. बट बेसिक हिस्टोरिकल सिमुलेशन को हम लोग और थोड़ा सा ऑगमेंट करेंगे या रिफाइन करेंगे यूजिंग सम एडिशनल टेक्निक्स जो कि वो एस्टिमेट को बेटर करता है. और ठीक है, सो दैट इज द टॉपिक. विल स्टार्ट विथ द हिस्टोरिकल बेसिक हिस्टोरिकल सिमुलेशन, देन विल डिस्कस द demerits, right, the issues or disadvantages of historical simulation, and then one by one we'll try to address those shortcomings by tweaking some of the traditional techniques. Okay, so that is the focus of this chapter. So let's proceed. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल सिमुलेशन यूज करके बार एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालना हमको आता है. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द लास्ट क्लास. अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट्स है, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है, तब क्या आप हिस्टोरिकल सिमुलेशन यूज कर सकते हो? यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट. तो इसमें टू स्टेप प्रोसेस हो गया. एक तो आपको क्या करना है, सपोज इन दिस एग्जांपल देयर आर टू एसेट्स. ठीक है, देयर आर टू एसेट्स, एसेट वन एसेट टू, और ये आपका हिस्टोरिकल रिटर्न्स है R1 R2 का हिस्टोरिकल रिटर्न्स. ठीक है, रिटर्न टाइम सीरीज देयर आर 252 डेज ऑफ रिटर्न्स. तो आपको क्या करने का एक एक्स्ट्रा स्टेप है. उसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकालना है. आरपी, पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकालना है. पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए मार्कोविच हैज गिवन अस द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, W1 R1 प्लस W2 R2, ये हमको पता है, राइट? तो गिवन individual asset returns, R1 R2, we can calculate portfolio returns W1 R1 plus W2 R2. W1 W2 क्या है? W1 W2 are the weights invested in those assets, correct? The value, the dollar value of the asset 1 divided by total value of the portfolio, that is W1. Similarly, W2 is dollar value invested in asset 2 divided by total portfolio value. ये जो W1 W2 है, ये आज के डेट पे है. जिस दिन वार निकल रहा है उस दिन का है ये. ठीक है, आज आप खड़े हो, आपके पास कुछ पोर्टफोलियो है. मैं आपको एक्सेल में छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा. दिस इज द करंट वेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आज के डेट पे. ठीक है, तो उसको लेके पोर्टफोलियो रिटर्न टाइम सीरीज हम लोग निकाल रहे हैं, विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो रिटर्न्स, बिकॉज ये पोर्टफोलियो आपके पास थोड़ी था 50 दिन पहले. ये जो कॉम्पोजिशन है W1 W2, ये तो आज के डेट पे है, करेक्ट? तो वार निकालने का फिलॉसफी यही है कि हम लोग आज के डेट पे जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर निकाल रहे हैं वैल्यू एट रिस्क. बट क्या क्या रिटर्न्स का वैल्यू हो सकता है कल के लिए, उसके लिए वी आर रिलाइंग ऑन हिस्टोरिकल रिटर्न्स, कि भाई हिस्ट्री में जो हुआ था वही सारी चीजें हो सकते हैं फ्यूचर में भी. दैट इज द असम्पशन. ठीक है, तो ये दिस इज हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो रिटर्न बिकॉज दिस पोर्टफोलियो डिड नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट. अगर हमारा पोर्टफोलियो यही रहता पास्ट में, ओके, इसीलिए लाइन पे थोड़ा ध्यान दो. हाइपोथेटिकल रिटर्न ऑन द करेंट पोर्टफोलियो हैड दिस पोर्टफोलियो बीन मेंटेन्ड थ्रू आउट द हिस्टोरिकल सैंपल पीरियड. ठीक है, तब मेरे पास ऐसा ऐसा रिटर्न्स आता, कीपिंग द करेंट कॉम्पोजिशन W1 W2 स्टैटिक. इसलिए इसको स्टैटिक पोर्टफोलियो असम्पशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये करने के बाद जितना एसेट, 2 एसेट हो या 3 एसेट हो या 1000 एसेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द पोर्टफोलियो रिटर्न्स, हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो रिटर्न्स. एक बार ये आ गया तो यू नाउ यू हैव ओनली वन टाइम सीरीज.
एक टाइम सीरीज से हम लोगों को वार और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालना आता है, देयर इज नो रॉकेट साइंस। ठीक है। सो मल्टीपल रिटर्न्स फ्रॉम इंडिविजुअल एसेट्स विल कोलैप्स ऑन टू अ सिंगल पीएनएल। ये हो गया सिंगल पीएनएल, ये वाला कॉलम, लास्ट कॉलम। तो वहां से वार और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकाल दो। ठीक है। अच्छा, नाउ इसमें कोई कंसर्न्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन, कोवेरियंस, ये सब चीज का कोई झंझट नहीं है। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में कभी भी आपको ये सारी चीजों का कोई इशू नहीं रहता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोवेरियंस मैट्रिक्स, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप जो रिटर्न सिमुलेट, मतलब हिस्टोरिकल रिटर्न्स के ऊपर रिलाई करके अप्लाई कर रहे हो, उसमें कोरिलेशन इज इम्प्लिसिट। ये जो जॉइंट रिटर्न्स आया था डे 2 में, ऐसा हम लोग हमारा सिमुलेशन में भी ये जॉइंट रिटर्न ऐसे एज इट इज, जैसा दिख रहा है वैसे ही लेके हम लोग अप्लाई करते हैं, करेक्ट। तो जो भी कोरिलेशन स्ट्रक्चर है दैट इज इम्प्लिसिट, हमको जबरदस्ती एस्टिमेट करके फिर वैसा करके करने की जरूरत नहीं। इट इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन दिस जॉइंट पेयर, जो भी हमारा ऑब्जर्व्ड डेटा है उसके अंदर इम्प्लिसिट है। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? एनी क्वेश्चंस? लेट मी गो टू द एक्सेल, बट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है, नो क्वेश्चंस, ओके। क्विक एग्जांपल, मेरे पास दो स्टॉक है, आईबीएम एंड गूगल। आज के डेट पे मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है 1 मिलियन। वेट इन्वेस्टेड इन आईबीएम इज 30%, वेट इन्वेस्टेड इन गूगल इज 70% आज के डेट पे, करेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है। तो आपको अगर वैल्यू एट रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का, क्या करोगे, और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जो भी है, टेक लास्ट 1 ईयर रिटर्न। हाँ, 252 ट्रेडिंग डेज का मैं क्लोजिंग प्राइस लिया हूँ। अब ये 252 जो चॉइस है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे बाद में, वाई 252, वाई नॉट 4 साल का रिटर्न या 3 साल का रिटर्न, उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। एज्यूम दैट वी आर टेकिंग लास्ट 1 ईयर डेली टाइम सीरीज, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, वहां से रिटर्न निकाल सकते हो इजिली, राइट। या दिस डिवाइड बाय दिस -1। लेट मी आस्क यू दिस, ये जियोमेट्रिक रिटर्न है कि अरिथमेटिक रिटर्न है? क्विकली एवरीबडी पार्टिसिपेट। इज दिस ज्योमेट्रिक रिटर्न्स और अरिथमेटिक रिटर्न्स जो मैं कैलकुलेट किया हूँ? अरिथमेटिक रिटर्न, आर यू श्योर एवरीबडी? ओके, यस, दिस इज अरिथमेटिक रिटर्न। सिमिलरली गूगल स्टॉक प्राइस का डेटा है, ये हिस्टोरिकल डेटा, वहां से रिटर्न्स में गूगल का रिटर्न्स निकाल दिया। उसके बाद पोर्टफोलियो रिटर्न्स इज गिवन बाय W1R1 प्लस W2R2, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। सो दिस इज माय हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो रिटर्न, हैड माय दिस सेम पोर्टफोलियो बीन इन्वेस्टेड इन द एंटायर हिस्ट्री, तो मेरा ऐसा ऐसा रिटर्न आता। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यू नो हाउ व्हाट टू डू, राइट। टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 251, क्योंकि एक रिटर्न आपका कम हो जाएगा। 252 डेज अगर लिए हो तो रिटर्न स्ट्रीम विल हैव 1 डे लेस, राइट। 251 हो गया, 95% वैल्यू एट रिस्क। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, रिटर्न टर्म्स में पहले निकाल दो, राइट, फॉर्मूला डाल के। उसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू विद दैट worst case return and you'll get the value at risk and expected shortfall. Are you clear? Can I move on? Okay, all right, cool. This is extremely simple stuff, इसमें कुछ है नहीं। Okay, next। अच्छा, एक और एस्टिमेटर है, बूटस्ट्रैप्ड हिस्टोरिकल एस्टिमेटर। बूटस्ट्रैप्ड हिस्टोरिकल एस्टिमेटर। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है? बूटस्ट्रैप का मतलब है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट मतलब आपके पास एक डेटा है, ऑलरेडी एक ओरिजिनल सैंपल डेटा है आपके पास, बट उस सैंपल से बार बार आप एक दूसरा सैंपल बना रहे हो, रैंडमली ड्रॉ करके, बट एक डेटा पॉइंट बार बार आ सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब सपोज देर आर 1000 ऑब्जर्वेशंस इन द ओरिजिनल सैंपल, तो इस ओरिजिनल सैंपल से मैं काफी सारे और सैंपल बना सकता हूं बाय रैंडमली ड्रॉइंग these returns from this particular original sample
विथ रिप्लेसमेंट मतलब जो रिटर्न एक बार आ गया सैंपल में वो दोबारा भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो, मतलब ये बिंगो नहीं खेल रहा हूँ कि एक नंबर निकल गया तो वो दोबारा और नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। यू ड्रॉ अ नंबर, मतलब अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल, वापस भी वो आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज द वे यू क्रिएट बूटस्ट्रैप्ड सैंपल। और ये आप कितने ही बार बना सकते हो। सो लेट्स से आई क्रिएट अ बूटस्ट्रैप्ड सैंपल विथ मे बी 500 ऑब्जर्वेशंस। तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली ये जो 1000 ऑब्जर्वेशंस है उसमें से 500 रैंडम ड्रॉज करूंगा। एंड वन ऑफ द, आई मीन ईच डेटा पॉइंट कैन कम मल्टीपल टाइम्स, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगा। फिर से वही सेम चीज रिपीट कर सकता हूँ। 500, आई, दिस इज माई bootstrapped sample 1, दिस इज माई bootstrapped sample 2। कितनी भी बार मतलब मैं ऐसा और आर्टिफिशियली काफी सारे सैंपल रीसैंपल कर सकता हूँ, करेक्ट। से दिस इज माई सैंपल 100, each sample has 500 observations for example, and I can create many such samples. Okay, so this is called bootstrap resampling. तो इससे क्या फायदा होता है, नाउ यू हैव मेनी सैंपल्स। पहले हम लोग क्या करते थे, एक ही सैंपल था हमारे पास, एक ही सैंपल से एक ही एस्टिमेट आता है, एक ही बार आता है, एक ही एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आता है। तो दोज आर कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट्स, क्योंकि एक ही वैल्यू आता है। बट पॉइंट एस्टिमेट से अच्छा है अगर आप मुझे एक रेंज देते हो ना, तो दैट इज बेटर, राइट। तो बूटस्ट्रैप हेल्प्स अस इन दैट रिगार्ड। एक सैंपल से आप बहुत सारे सैंपल सैंपल बना सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप रीसैम्पलिंग। हर एक सैंपल में एक एस्टिमेट आएगा, इस सैंपल में एक वार आएगा, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आएगा, इस सैंपल में एक वार आएगा, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल आएगा, राइट। जितना रीसैंपल करोगे उतने पॉइंट एस्टिमेट्स आएंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव 100 सच सैंपल्स, तो मुझे वार के 100 एस्टिमेट्स मिले, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का भी मुझे 100 एस्टिमेट्स मिला। मतलब एक तरीके से वैल्यू एट रिस्क का भी एक सैंपल मिल गया मुझे। I got 100 different possible values of value at risk. That is a sample of value at risk, right? तो अगर मेरे पास वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वार है, तो आई कैन क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वार इटसेल्फ। वार का ही भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ। मेरे पास 100 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वार है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया वार का। डिस्ट्रीब्यूशन मिलने से क्या है, दैट इज मोर इंफॉर्मेटिव। डिस्ट्रीब्यूशन से आप नॉट ओनली यू कैन एस्टिमेट द एवरेज विच इज द फाइनल एस्टिमेट, यू कैन ऑल्सो एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर। तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बना सकते हो, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल, जो चीज मैं बोला एग्जैक्टली वही उसका एक्सेल एग्जांपल इजीली समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज माय ओरिजिनल सैंपल, ठीक है। ओरिजिनल सैंपल जो है मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन है उसमें, oops sorry, hold on, there are 1000 ऑब्जर्वेशंस। मेरे पास 1000 ऑब्जर्वेशंस है रिटर्न्स के, ठीक है। मतलब रफली 4 साल का डेटा है। एवरी ईयर हैज टू क्लोज टू 250 ट्रेडिंग डेज, तो 4 साल का डेटा पॉइंट्स है मेरे पास। अब ये क्या है, ये एक ही सैंपल है, राइट। तो इससे मैं वार और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकाल सकता हूँ। दिस इज द ट्रू वैल्यू। एक्चुअली ये मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रैंडम ड्रॉ करके लिया हूँ, सो दैट वी कैन कंपेयर। ट्रू वैल्यू एट रिस्क एट 95% इज 1.645, वी नो, राइट, बिकॉज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का भी थियोरेटिकल वैल्यू है 2.063, एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। डोंट वरी, इफ यू डोंट, दैट फॉर्मूला विल नेवर बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट ये वाला आ सकता है। अच्छा, अब ये सैंपल से अगर आप वैल्यू एट रिस्क, हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क एस्टिमेट करोगे, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, राइट। स्मॉलेस्ट जो भी नंबर बनता है, 51st 51st नंबर, करेक्ट। तो वो इतना आया, ठीक है। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज द एवरेज ऑफ लॉसेस वर्स देन वैल्यू एट रिस्क। बट ये एक ही एस्टिमेट है, जस्ट वन एस्टिमेट फ्रॉम द सैंपल। तो इट कैन बी वेरी इम्प्रिसाइज। देखो ये ट्रू वैल्यू है 1.645, बट मेरा सैंपल से आया 1.61, तो थोड़ा सा प्रिसिशन में थोड़ा सा इशू है।
क्योंकि ये सैंपल से एक ही एस्टिमेट है, राइट? सैंपल इज रैंडम, कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा अलग है, ऊपर नीचे कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो। सो बेटर इज व्हाई नॉट रीसैंपल and create artificially create more samples out of this original sample using bootstrap। ठीक है, तो मैंने क्या किया इधर, वापस 1000 सेम साइज सेम रखा हूं, ये जो लेंथ है ये भी 1000 है, बट ये जो सैंपल में क्रिएट किया, आई डिड दैट बाय रैंडमली ड्रॉइंग दीज रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे रैंडम नंबर है बिटवीन 1 to 1000, एंड जो भी रैंक आया अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट जो रिटर्न है उसको पॉपुलेट किया हूँ यूजिंग वी लुकअप। बट दैट इज, आई मीन, डोंट वरी अबाउट टेक्निकल डिटेल्स। सिंपली बूटस्ट्रैप यूज करके आई हैव सैम्पल्ड रिटर्न्स फ्रॉम दिस ओरिजिनल सीरीज। रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, मैं रिपीट इंस्टेंस पता नहीं यहाँ मिलेगा कि नहीं, बट एक रिटर्न बार बार आ सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आर यू विथ मी टिल नाउ? एनी डाउट्स? अभी तक समझ में आया डिस्कशन क्या हो रही है? जैसे यहाँ पे नंबर 6 रिटर्न आया है इधर, इट कैन कम अगेन इन द सेम सैंपल, इसमें कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो ये जो रीसैम्पल्ड डेटा आया मेरे पास, आई कैन कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क। इसमें कैलकुलेट, इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, नाउ दिस सेम एक्सरसाइज आई कैन परफॉर्म अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मैं एक डेटा टेबल यूज किया हूँ, डोंट वरी अबाउट दोस डिटेल्स। बेसिकली आई कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये एक रीसैम्पल हो गया, ठीक है, ये पूरा एक रीसैम्पल हो गया, बाहर निकल गया। सेम चीज फिर से करो, फिर से एक 1000 डेटा पॉइंट्स का एक रीसैम्पल करो, राइट? गेट अ ब्रांड न्यू सैम्पल, अगेन कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क। फिर से वही चीज करो, ठीक है। कीप क्रिएटिंग दिस आर्टिफिशियल सैम्पल्स by drawing returns randomly with replacement and calculate value at risk, again repeat, ऐसे करते जाओ। तो मैं क्या किया, I think I did like a lot of these 5000 such experiments, 5000 such experiments, each experiment has 1000 data points resampled। तो वहां से वार निकला हुआ है, सारे वार के वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वार, मुझे एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया वैल्यू एट इसका, क्या क्या वैल्यू हो सकता है। एंड दैट इज बेटर, ऑलवेज रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन अ पॉइंट एस्टिमेट, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर मिलता है आपको, एवरेज कहाँ है, डिस्पर्शन कितना है, राइट? तो ये मेरा वैल्यू एट रिस्क का ही हिस्टोग्राम बन गया फिर। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वैल्यू एट रिस्क। ओके, तो आप इसका एवरेज लोगे, average of all possible values, that will be your best estimate for value at risk using bootstrapping। 1.6213 आया, which is little bit closer to the true value, so it is little bit better, but the main advantage is आपको स्टैंडर्ड एरर भी मिलता है, ये पूरा डेटा का अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, दैट गिव्स यू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस बूटस्ट्रैप एस्टिमेटर। ठीक है, प्रिसिशन का भी आइडिया मिलता है। तो यूजिंग दिस आप एक सिग्निफिकेंस लेवल लेके कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बना सकते हो अराउंड द एस्टिमेट। 1.6213 को सेंटर मान के अराउंड दैट यू कैन क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब मेरा जो सेम जो हम लोग क्वांटाइल एस्टिमेटर में किए थे लास्ट क्लास, स्टैंडर्ड एरर मिलने से आपको सिर्फ स्टैंडर्ड एरर चाहिए और एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट? So I can say the true value at risk lies between these two, and I'm 90% confident because level of significance 10% लिया हूं। ठीक है, so this is bootstrap historical simulation estimator। I'm still using historical simulation to calculate value at risk, but using bootstrap to get an entire distribution of value at risk, not just one single point estimate। I hope this is clear। कोई डाउट? एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी सिमिलर तरीके से आप निकाल सकते हो, रीसैंपल कर करके बार बार।
ठीक है, सो bootstrap sample from the original sample, returns are drawn with replacement, calculate var and expected shortfall for every bootstrap sample. This generates the sample of var and es estimates. You get an entire distribution. And और क्या है इसके बाद, हाँ, you get the best estimate by taking the average of all the of the sample and then also calculate standard error, and you can create confidence interval also. Okay, I will move on. If you don't ask me any questions, I'll think that you understood everything. So I'll move on. Okay. Next topic is non-parametric density estimator. Non-parametric density estimator. अभी तक हम लोग जो हिस्टोरिकल सिमुलेशन यूज किए अभी तक, उसमें डेंसिटी का कोई बात नहीं हुआ। डेंसिटी का कोई बात हुआ है क्या अभी तक हिस्टोरिकल सिमुलेशन में? कोई, डजेंट मैटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ डेंसिटी। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में सिर्फ दो चीज करने करने रहते हैं हमको, राइट? एक तो पहले ऑर्डर कर लो, सॉर्टिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट थिंग इज ये सॉर्टिंग एक्सरसाइज है, राइट? लोएस्ट रिटर्न टू हाईएस्ट रिटर्न, सॉर्टिंग। उसके बाद वैल्यू एट रिस्क चाहिए तो क्वांटाइल कट कर लो। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल चाहिए तो उस क्वांटाइल से जितने वर्स डेटा पॉइंट्स है उसका एवरेज ले लो। दैट इज द स्टोरी ऑफ हिस्टोरिकल सिमुलेटर, करेक्ट? नोबडी टॉक्स अबाउट डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, कैसा दिख रहा है, क्या है, कोई बात नहीं करता, राइट? तो ये जो बेसिक हिस्टोरिकल सिमुलेटर है उसके दो मेन डिमेरिट्स है। काफी सारे और भी है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट मी यूज अ डिफरेंट इंक। Basic historical estimator does not use the most, does not make the most use of the information contained in the data. एक डेटा जो हमारे पास है सैंपल, उससे आप एक शेप निकाल सकते हो। आपको एक डेंसिटी का एक कुछ तो एक रफ आइडिया मिल सकता है, बट हिस्टोरिकल सिमुलेशन एस्टिमेटर में हम लोग डेंसिटी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमको सिर्फ ऑर्डर से मतलब है, ऑर्डर द सीक्वेंस, कट द क्वांटाइल, गेट द जॉब डन। बट वो डेंसिटी कैसा दिख रहा है? कुछ नॉर्मल टाइप का दिख रहा है कि थोड़ा फैट टेल्ड है कि बीच में डेटा गायब है शोल्डर के पास, कुछ ये सब डिस्कशन कभी हुआ नहीं, राइट? तो वी आर नॉट यूजिंग द डेटा टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। डेटा में जितना इंफॉर्मेशन है उसका पूरा यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, आप लिमिटेड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पे वार निकाल सकते हो। अपने मर्जी के हिसाब से वार नहीं निकाल सकते। अगर 100 डेटा पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है, इफ यू हैव 100 डेटा पॉइंट्स, ईच डेटा पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू व्हाट परसेंटाइल? लेट मी आस्क यू दिस। 100 डेटा पॉइंट्स अगर है, एवरी ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स हाउ मच परसेंटाइल? What is the contribution of every observation if there are 100 data points? Exactly, 1 percentile, right? So total आपका हो जाएगा 1 percentile if you add, right? Every data point has equal weight, which is 1 percentile. And if you add all the percentiles, you get 100 percentile, which is the full data. That makes sense. Historical simulation अगर यूज कर रहे हो फॉर वैल्यू एट रिस्क, अगर कोई 95% पूछता है तो यू कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक है, सिक्स्थ स्मॉलेस्ट रिटर्न इज माय आंसर। सिक्स्थ और फिफ्थ दैट इज डिबेटेबल, बट एज पर द बुक इट इज सिक्स्थ। कोई 96% देता है, पूछता है वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, सेवेंथ स्मॉलेस्ट रिटर्न, वो नेगेटिव होगा, कुछ बड़ा नेगेटिव नंबर, दैट इज माय आंसर। कोई अगर पूछता है कि मुझे 95.1% वार चाहिए, क्या करोगे? यू कैनॉट डू एनीथिंग। यू हैव टू रिसोर्ट टू सम काइंड ऑफ इंटरपोलेशन, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा 95 और 96 के बीच में, राइट? तो ये एक और लिमिटेशन है कि जो हिस्टोरिकल सिमुलेशन है उसमें मैं काफी कन्फाइंड हूं इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। देयर आर डिस्क्रीट सेट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जहां पे मैं वैल्यू एट रिस्क निकाल सकता हूं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन माय सैंपल। अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी उठपटांग कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैं नहीं निकाल पाऊंगा डायरेक्टली, देयर इज नो अदर, नो वे। ठीक है, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो एक तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या था कि डेटा का ऑप्टिमम यूज नहीं करता है, इट डजंट टेल अस एनी, गिव अस एनी इनसाइट ऑफ द शेप ऑफ द डेटा। तो वो एक इंफॉर्मेशन हम लोग
मतलब लेवरेज नहीं कर पाते वो चीज हिस्टोरिकल सिमुलेशन में। सेकंड पॉइंट इज यू कैनॉट कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क एट ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल्स। नॉन पैरामेट्रिक डेंसिटी एस्टिमेटर क्या करता है, एक डेंसिटी फिट करता है बट इन ए नॉन पैरामेट्रिक वे, मतलब कोई नोन फंक्शन यूज करके हम लोग डेंसिटी एस्टिमेट नहीं करते हैं। जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसमें तो पता ही है पीडीएफ का फॉर्मूला है, इट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स म्यू सिग्मा, हाईली पैरामेट्रिक चीज है वो, हम लोग वो नहीं करने वाले हैं। डेंस एक नॉन पैरामेट्रिक डेंसिटी एस्टिमेटर है जिसमें हम लोग डेटा का जो शेप है उसको रिटेन करते हुए एज इज वी कैन फिट अ डेंसिटी फंक्शन। नॉन पैरामेट्रिक, नो पैरामीटर्स, ठीक है, डेटा जैसा है एज इज वी कैन एस्टिमेट लुकिंग एट द शेप। देर आर डिफरेंट वेज। एक सिंपल तरीका है बताऊंगा एंड देर आर कॉम्प्लिकेटेड वेज ऑल्सो। उसके ऊपर ज्यादा दिया नहीं है, मतलब बुक में थोड़ा सा डिस्कशन है बट उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। तो नॉन पैरामेट्रिक डेंसिटी एस्टिमेटर यूजेस basically there are ways to fit a continuous density function but which is devoid of any parameters, में कोई पैरामीटर्स नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डेटा को देख के उसका शेप के हिसाब से एक कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन बनाओ, जो भी है जैसा भी है डेटा वैसा एज इज, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होगा, एक तो आपको एक प्रॉपर पीडीएफ मिल गया, कंटिन्यूअस पीडीएफ मिलेगा, हर पॉइंट पे डेंसिटी है मेरे पास, दैट इज ग्रेट, राइट। सेकेंड थिंग इज बेसिकली फर्स्ट जो प्रॉब्लम था उसको एड्रेस कर रहा है, आपको शेप दिख रहा है साफ साफ कि कैसा दिख रहा है डेटा, दैट इज गुड। कुछ तो इंसाइट मिल रहा है कि डेटा दिख, मतलब डेंसिटी कैसा दिख रहा है। सेकेंड थिंग इज बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस, वैल्यू एट रिस्क आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। कोई भी कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर कोई देता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क, क्योंकि मेरा मेरे पास पूरा डेंसिटी है, एरिया में कहीं पे भी खड़ा होकर निकाल सकता हूँ, इस पॉइंट पे एरिया इतना है, इस पॉइंट पे एरिया इतना है, राइट। अगर आपको वैल्यू एट रिस्क चाहिए, मुझे परसेंटाइल दो, मैं आपको क्वांटाइल दूंगा, राइट। कोई अगर बोलता है 5%, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगा इसमें बट डोंट वरी। मतलब अगर कोई 95% वैल्यू एट रिस्क किसी को चाहिए, मुझे सिर्फ 5% एरिया रखना है इधर लेफ्ट में, जो पॉइंट बना दैट इज माई वैल्यू एट रिस्क। आपको 95.2% कॉन्फिडेंस में चाहिए, ठीक है, मुझे एरिया अकॉर्डिंगली उतना छोड़ना पड़ेगा, कितना 4.8%, थोड़ा लेफ्ट में आएगा। बट आई हैव आंसर फॉर ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, क्योंकि मेरा डेंसिटी कंटिन्यूअस है हर जगह पे, ठीक है। मैं 1% छोड़ छोड़ के डेंसिटी ऐड नहीं कर रहा हूँ, दिस इज कंटिन्यूअस। तो ये दो फायदा है, ओके। अच्छा, अब डेंसिटी एस्टिमेट करें कैसे, कंटिन्यूअस डेंसिटी जो है नॉन पैरामेट्रिक वे में, हाउ टू डू दैट। सबसे सिंपल ट्रिक है, हिस्टोग्राम ले लो, वो तो हिस्टोग्राम तो प्लॉट कर ही सकते हो। जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द बार्स ऑफ द हिस्टोग्राम, ये मैं हाथ से जॉइन किया हूं वैसे, जो जो बार से बार का जो मिड पॉइंट है, जॉइन देम। जॉइन करने के लिए दो तरीका है, या तो यू यूज स्ट्रेट लाइंस और यू यूज स्मूथ लाइंस। स्मूथ लाइंस एक्सेल में ही हो जाता है, इसके लिए हम लोग स्प्लाइंस वगैरह यूज करते हैं। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मैथ्स, बट या तो आप स्ट्रेट, मतलब ऐसे, मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, ठीक है। हिस्टोग्राम का ये एक बार हो गया, नेक्स्ट बार आपका सपोज यहाँ पे है, तो ये पॉइंट को ऐसे ऐसे ज्वाइन करते जाओ, तो यू गेट अ डेंसिटी फंक्शन। ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, और स्मूथ लाइंस भी डाल सकते हो, तो बेसिकली क्यूबिक स्प्लाइंस यूज होता है, तो इट विल बी मच मोर स्मूथ, ठीक है। उसके बाद यू डिलीट द हिस्टोग्राम, यू डोंट नीड द हिस्टोग्राम एनीमोर, यू हैव अ स्मूथ डेंसिटी फंक्शन, that is non-parametric density estimator. Acha, one way I said is to join the midpoints of the histogram. दूसरा मेथड है कर्नेल मेथड्स, कर्नेल डेंसिटी एस्टिमेटर। इसका मैथ थोड़ा डिफिकल्ट है, at this level it is difficult but it's not really that difficult.
बुक में काफी सारे डिस्कशन दिया हुआ है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर के ऊपर, बट नथिंग कॉन्क्रीट, सब ऊपर ऊपर ही है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट काफी सारे कर्नल्स हैं, जैसे गाउसियन कर्नल हो गया, पॉलिनोमियल कर्नल हो गया। तो यू कैन यूज कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर टू फिट और अप्रोक्सीमेट द डेंसिटी ऑफ दिस, वो कर सकते हो। ठीक है, दो दो तरीका है। दैट्स इट, सो यू कैन डू दिस एक्सेल में। लेट मी सी व्हाट आई हैव डन, वन मोमेंट, let me close this, it's taking a lot of resources. ओके, सो ये मेरा डेटा सेट है, वही 1000 ऑब्जर्वेशंस। तो मैं क्या किया इसमें, बेसिकली हिस्टोग्राम बनाया हुआ है हाथ से। लेट मी वॉक यू थ्रू दिस क्विकली, ठीक है। लोअर बाउंड, अपर बाउंड, -4 to -3.8 में, इस बिकॉज ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, राइट। स्टैंडर्ड नॉर्मल में आपका -4 आना सब मतलब बहुत ही ज्यादा अनलाइकली है, तो मेरा लोअर बाउंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर -3.8 टू -3.6, -3.6 टू -3.4, ऐसे बढ़ते बढ़ते आई एम गोइंग टिल +4, -4 टू +4। बिन्स बना हुआ है साइज 0.2 का, बिन विड्थ। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ द लोअर बाउंड अपर बाउंड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, -4 -3.8 के बीच में मिड पॉइंट इज -3.9, सिमिलरली -3.7। जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो आप क्या बनाते हो, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड के बीच में कितने काउंट्स है, करेक्ट। तो एक सिंगल पॉइंट अगर आपको मैं पूछूंगा, वो जो मास है दैट इज एप्लीकेबल फॉर विच पॉइंट, you will say no, between this to this, that is correct, but just to make it more convenient, मैं उसको मिड पॉइंट के ऊपर खड़ा है वो मानूंगा, ठीक है। सो इसीलिए मिड पॉइंट लिया, आई विल शो यू द डायग्राम। उसके बाद काउंट, मतलब ये पूरे सैंपल में कितने डेटा पॉइंट्स इस रेंज में लाई लाई करते हैं। ऐसा कोई है नहीं, 0 0 0 0 0 0। एक डेटा पॉइंट है बिटवीन -2.8 टू -2.6। दिस इज द काउंट, ओके, दिस इज द काउंट और द फ्रीक्वेंसी प्लॉट। आप इसको और इसको प्लॉट करोगे तो यू गेट अ फ्रीक्वेंसी प्लॉट, विच इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज। इसमें मैं एक्चुअली पीएमएफ प्लॉट किया हूँ, टेकिंग वन स्टेप फर्दर। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी हम लोग डिस्कस किए, एक चीज बताओ, एवरी डेटा पॉइंट इन दिस सैंपल contributes to what percentile? Every data point in this sample contributes to how much percentile if there are 1000 observations? 1 by 1000, exactly. That's right, 1 by 1000, right? तो एक डेटा पॉइंट है इधर, किस पे, -2.7 पे खड़ा है, तो कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है उस पे, 0.001, 1/1000 टाइम्स 1, सो इट्स द सेम थिंग। इस रेंज में, राइट, चार डेटा पॉइंट्स हैं। चार डेटा पॉइंट्स विल अट्रैक्ट हाउ मच मास, 4 टाइम्स 0.001, विच इज 0.004। सो ये पीएमएफ है। पीएमएफ इज नथिंग बट द काउंट ऑफ द डेटा टाइम्स 1/1000, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कितना मास, एंड इफ आई ऐड ऑल द पीएमएफ्स कितना होना चाहिए, 1, right? Because obviously the total points are 1000, and if you add the PMFs it will be 1 no, 1। ओके, एंड दिस इज सीडीएफ। सीडीएफ क्या है, इसी चीज को क्यूमुलेट करते हो और कुछ नहीं। सीडीएफ इज जस्ट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो 0.001 में जीरो सेम हुआ, उसके बाद जीरो में जीरो है तो कुछ ऐड नहीं हुआ, दैट इज द सेम, देन at this point it became 0.005 because 0.004 plus 0.001 is 0.005 CDF। जाते जाओगे तो CDF becomes 1 at some point, correct? This is CDF। now here is the thing, बुक में दिया है कि हिस्टोग्राम का जो बार्स है उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ दो तो यू गेट द डेंसिटी। बट बी वेरी क्लियर, ये बुक में ठीक से नहीं लिखा है, तो डोंट गेट द रॉन्ग आइडियाज। Let me ask you this. It is a little difficult question, ठीक है? But I'm trying to stretch your brain little bit. अगर मैं ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन करता हूँ ऐसे,
ये जो शेप आया, इज इट रियली अ पीडीएफ? इज इट रियली अ पीडीएफ? इट इज नॉट पीडीएफ। ये सारे आपके पीएमएफ्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट वो मास जो है, दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बिन विड्थ ऑफ 0.2, करेक्ट? ये जो मास एप्लीकेबल है वो तो एक रेंज के ऊपर एप्लीकेबल है, करेक्ट? दैट रेंज इज 0.2, तो ओवरऑल मास फॉर दैट रेंज इज दैट जो पीएमएफ। बट पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीएमएफ डिवाइडेड बाय बिन विड्थ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं बोल रहा हूँ टू बी एक्यूरेट, क्योंकि ऐसे आप ज्वाइन करके छोड़ दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो पीएमएफ डिवाइडेड बाय 0.2 करोगे तो यू गेट द पीडीएफ। क्योंकि नॉर्मली पीडीएफ का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? व्हेन यू हैव ए पीडीएफ, दिस इज पीडीएफ, तब आप एक इंटरवल लेते हो। इंटरवल आपका थिकनेस हो गया सपोज, बिन विड्थ ले लो बी, राइट? पीडी ये पीडीएफ इज द हाइट। हाइट टाइम्स विड्थ करोगे तो रेक्टेंगल के एरिया आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी विच इज इन आवर केस पीएमएफ। मेक सेंस? दिस height is PDF multiplied by the width or the interval will give you the mass, that is PMF. So PMF divided by bin width करोगे, you'll get the height which is the PDF. खाली PMF is not PDF, छोटा सा चीज एक है, तो उसको ध्यान रखना। Okay, and so you can approximate PDF in that manner. जस्ट टू क्रॉस चेक, मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ निकाला हूं फॉर्मूला यूज करके। फॉर दिस मिड पॉइंट वैल्यू -2.3 पे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल का डेंसिटी कितना होता है? देखो, दे आर क्लोज, 0.02, 0.02, 0.12। ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज सैंपल, बट दे आर कंपेरेबल, राइट? इट्स नॉट लाइक दे आर लाइक हॉरिबली डिफरेंट। But if you use PMF, you will be totally wrong. Look at these two values, right? So that is one key thing. Remember. अच्छा, इस चीज को if you create this non-parametric density, it's called as surrogate density. Okay. Question from Rohit: for PMF 0.001, PDF is 0.005. Yes, correct. Because you divide by 0.2. All the PMFs are divided by 0.2 to get the approximate PDF. One zero is missing. Why? It's 0.2, right? So if you divide by 0.2, it will be times 5, isn't it? 0.001. No. Bin size is 0.2. So if you divide by 0.2, you divide by 0.2, that's like multiplying 5. So you get this. Okay, cool. So this is non-parametric density estimation, okay? Now let's proceed. Acha, next point. var and ES curves, डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप वैल्यू एट रिस्क एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकाल सकते हो। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला दिया हुआ है, सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल का इनपुट चेंज करना है, वैल्यू एट रिस्क का तो फॉर्मूला है, वो तो निकल ही जाएगा। तो अलग अलग कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए व्हेन यू कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, उसका ग्राफ ऐसा आता है। इसमें एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू एट रिस्क का जो कर्व है दैट इज अ लिटिल अनस्टेडी, एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का जो ग्राफ है इट इज लिटिल मच मोर स्मूथ एंड स्टेडी। अच्छा, इसमें और लिखा है कि ये वाला प्लॉट करने के लिए हिस्टोरिकल सिमुलेशन हो या पैरामेट्रिक हो, इट इज इजी।
बट अगर आप नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेट करके वैल्यू एट रिस्क निकाल रहे हो, देन इट विल बी लिटिल टीडियस, क्योंकि अलग अलग कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप यू हैव टू रिकैलकुलेट द क्वांटाइल। अच्छा, मैं आपको ये नहीं दिखाया ना वैल्यू एट रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अंडर नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेट। ये बुक क्वेश्चन नहीं आएगा इसके लिए इसमें, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। सपोज इसको आप लीनियर लाइन से मतलब स्ट्रेट लाइन से जोड़ के यू हैव क्रिएटेड दैट डेंसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालते हैं? यू हैव टू लुक एट, वन सेकेंड, यहाँ पे देखो, CDF, लेफ्ट लेफ्ट से आप ट्रेवल करोगे तो CDF जहां पे 0.05 क्रॉस हुआ, राइट, ये दोनों पॉइंट में देखो, पॉइंट यहाँ पे 0.029 था टेल एरिया, किस पॉइंट पे? -1.9 पे। -1.7 पे द CDF बिकेम 0.053, राइट, 5% क्रॉस हो गया। तो वैल्यू एट रिस्क इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटीज है, दीज आर द क्वांटाइल्स, इन दोनों के बीच में होगा। तो यू डू अ लीनियर इंटरपोलेशन बिटवीन दीज टू, जहां पे 0.05, मतलब 0.029 में ये वैल्यू है, 0.053 में ये वैल्यू है, तो 0.05 में क्या होगा? यूज अ लीनियर इंटरपोलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। तो वही मैं यूज किया हूँ, लीनियर इंटरपोलेशन, टू कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क। लीनियर इंटरपोलेशन में क्यों यूज कर पा रहा हूँ? एस्यूमिंग दैट ये पॉइंट सारे सब स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो मैं लीनियर इंटरपोलेशन यूज कर सकता हूँ। अगर स्मूथ क्यूबिक स्पाइन कुछ है तब उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व, राइट, डोंट बॉदर। ओके, बैक टू दिस टॉपिक। हाँ, सो मैं एक्सेल भी दिखा सकता हूँ इसके लिए, राइट। सो ये आपके पास डेटा सेट है, डिफरेंट डिफरेंट अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए यू कैन कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क। दिस इज हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क एंड हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हमेशा वार से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, for the same confidence interval because it is to the left and average of the entire tail. This is the graph. So VAR is a little, bumpy, up and down, thoda bahut, but expected shortfall is much more smooth. Can somebody tell me why this happens? Any reason? Any intuitive reason? Expected shortfall का ग्राफ स्मूथ क्यों है compared to VAR? VAR is just a quantile cut. Expected shortfall is averaging. Yes, that is correct. बिकॉज इट इज एन एवरेज, एवरेज वैल्यूज इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है, इट इज स्मूथ। एवरेज ज्यादा चेंज नहीं होता है, बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, एवरेजेस बहुत स्मूथली चेंज होता है, क्योंकि काफी सारे डेटा पॉइंट्स का एवरेज है, राइट, दैट्स द रीजन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्या आर्ग्यूमेंट है बिटवीन होल्डिंग पीरियड वर्सेस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स? मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना वार एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकाला, दैट इज फॉर द सेम होल्डिंग पीरियड मैचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम सीरीज। जो हमारा डेटा, जो रिटर्न टाइम सीरीज था, दैट वाज डेली टाइम सीरीज, डेली रिटर्न टाइम सीरीज। हमारा वैल्यू एट रिस्क भी वन डे वार ही, अभी तक हम लोग वन डे वार ही निकालें, जितना अभी तक किए हम लोग, राइट। सो वन सेम फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो जितना डेटा पॉइंट्स है आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज में, वार निकालने के लिए उसका सैंपल में भी उतने पॉइंट्स हैं हमारे पास। इफ यू आर लुकिंग फॉर वन डे वार, देन यू आर लुकिंग फॉर वन डे रिटर्न टाइम सीरीज। अगर आपका ओरिजिनल सैंपल वन डे रिटर्न टाइम सीरीज है तो पूरा का पूरा डेटा पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। हाउएवर, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट वीकली वार, वीकली वार, तो आपका होल्डिंग पीरियड चेंज हो गया, एक दिन से 5 दिन हो गया। होल्डिंग पीरियड बढ़ने से डेटा पॉइंट कम हो जाता है, इट गेट स्केल डाउन। सपोज आपके पास 1000 ऑब्जर्वेशन है, यू वांट टू कैलकुलेट वीकली वार,
मान लो एक 1 वीक इज 5 डेज, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको वीकली रिटर्न्स निकालने पड़ेंगे। वीकली रिटर्न्स के लिए या तो डायरेक्टली निकाल दो वीकली रिटर्न, मतलब आज प्राइस ये था, एक एक हफ्ते बाद प्राइस ये हुआ, तो एक शॉट में वीकली रिटर्न आप निकाल सकते हो, मतलब डे 1 2 3 4 5 6, प्राइस हियर डिवाइडेड बाय प्राइस हियर -1 करोगे तो वो वीकली रिटर्न आ जाएगा। या फिर अगर डेली रिटर्न्स पड़ा हुआ है आपके पास, कंपाउंड कर लो ना एक एक हफ्ते के लिए, तो दैट विल गिव यू वीकली रिटर्न। फर्स्ट वीक का रिटर्न हो जाएगा। 5 रिटर्न्स को आप कंपाउंड करोगे, कंपाउंडिंग हम लोगों ने किया था फर्स्ट क्लास में। देन यू गेट वीकली रिटर्न। फिर नेक्स्ट सेकेंड वीक के लिए फिर 5 रिटर्न्स यूज होगा, सेकेंड वीक रिटर्न। ऐसे करते 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 you will have only 200 weekly returns, 200 weekly returns। तो मेरा 1000 डेटा पॉइंट था ओरिजिनल सैंपल में, दैट गॉट रिड्यूस टू ओनली 200 वीकली रिटर्न्स। इसको लेके आप वैल्यू एट रिस्क निकाल सकते हो। वो आपको वीकली बार देगा, मतलब एक हफ्ते में कितना ज्यादा लूज कर सकते हो, दैट विल बी बेस्ड ऑन वीकली रिटर्न्स, राइट। सो डेटा पॉइंट्स गॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, होल्डिंग पीरियड अगर बढ़ता है तो डेटा पॉइंट्स गेट स्केल डाउन अकॉर्डिंगली, तो यू हैव स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है बुक में, बट इट इज नॉट द होल पिक्चर। ठीक है, नॉर्मली दो प्रैक्टिसेस हैं, मैं एक्स्ट्रा चीज बोल रहा हूँ, बट डोंट, आई मीन कीप दिस इन योर बैक ऑफ योर हेड, डोंट ब्रिंग इट इन द एग्जाम। ठीक है, दिस इज ऑल देयर इज फॉर द फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। बट ये तब तब होगा जब आपको जबरदस्ती वीकली रिटर्न्स को नॉन ओवरलैपिंग करना है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब जो 5 रिटर्न्स यूज हुआ फर्स्ट वीक के लिए, वो सारे रिटर्न्स यूज नहीं हो सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। ये सारे नॉन ओवरलैपिंग टाइम जोन्स है। अगर वैसा करोगे तो ठीक है, तब तो रिड्यूस होगा ही, 1000 विल बिकम 200। बट नॉर्मली नॉन ओवरलैपिंग यूज नहीं होता है। आई मीन देर आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स टू बोथ। यू कैन हैव ओवरलैपिंग टाइम जोन, मतलब 1 to 5 ले लो फर्स्ट वीक, एक वीकली रिटर्न ही तो चाहिए। फिर 2 to 6 ले लो सेकेंड वीक, फिर 3 to 7 ले लो, मतलब 5 पॉसिबल रिटर्न्स, कंजिक्यूटिव 5 पॉसिबल रिटर्न्स चाहिए ना मुझे। वो इसमें भी तो वही हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा पॉइंट सारे प्रिजर्व्ड रहेंगे, मतलब इतना ड्रास्टिकली जो रिड्यूस हुआ डेटा पॉइंट वो नहीं होगा। थोड़ा सा कम होगा, बट इतना ज्यादा कम नहीं होगा। एग्जैक्टली, विल गेट मच मच मोर पॉइंट्स विद ओवरलैपिंग रिटर्न्स, बट उसका डीमेरिट्स है वो, it is not required for FRM, so don't worry about it. Maybe you can think about it later on. बुक में जो दिया हुआ है वो ये नॉन ओवरलैपिंग वाला लेके किया है। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला मैं बोल रहा हूँ कि इससे पॉसिबिलिटी, बट बुक में एज्यूम किया है कि ऑल रिटर्न्स, ऑल दीज वीक्स आर कंप्लीटली डिसजॉइंट, अलग 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 अलग, तो डेटा पॉइंट्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। राइट, और एक छोटा सा कमेंट है कि वैसे भी ज्यादा पॉइंट लेके करोगे क्या, पुराने काफी पुराने ऑब्जर्वेशंस थोड़ी अभी मैटर करते हैं। एक छोटा सा ऐसे कमेंट देके छोड़ दिया है। अब ये पुराने ऑब्जर्वेशंस के बारे में काफी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे अभी, इसके जस्ट इसके बाद, कि इसका रोल क्या है। ओके, जो विंडो हम लोग चूज करते हैं कि लास्ट 1000 डेटा पॉइंट्स लेना है, कि लास्ट 1 साल का डेटा लेना है, कि लास्ट 2 साल का डेटा लेना है, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है एक्चुअली। What are the considerations for choosing the appropriate length of sample window? Okay, so we'll have that discussion. Let me see. Okay, there is one more thing before we get into the other part two of today's section, which is about enhancing the basic historical simulator and make it estimator and making it much more useful for us. अच्छा, एक और टॉपिक है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकाल सकते हैं बाहर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का। नॉर्मली एक ही एस्टिमेट आता है, राइट, गिवन द सैंपल यू गेट वन एस्टिमेट, बट हमको अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, 2-3 मेथड है, 3 मेथड्स है एक्चुअली। फर्स्ट मेथड इज
अगर आप जैसे वैल्यू एट रिस्क हो गया, क्वांटाइल एस्टिमेटर है वो, क्वांटाइल एस्टिमेटर के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक थियोरी है बेस्ड ऑन एसिम्प्टोटिक अजम्पशन, जिसमें क्वांटाइल एस्टिमेटर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्टैंडर्ड एरर का भी फॉर्मूला था। करेक्ट। तो वो एक्सरसाइज हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। तो अगर क्वांटाइल एस्टिमेटर के प्रॉपर्टीज यूज करोगे अंडर द असम्पशन की asymptotically quantile estimator is normally distributed, asymptotically मतलब लार्ज एन, तो स्टैंडर्ड एरर मिल जाता है, स्टैंडर्ड एरर मिलने से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज वन वे। बट क्वांटाइल एस्टिमेटर के काफी सारे क्रिटिसिज्म भी थे जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, राइट। एक तो सिमेट्रिक कॉन्फिडेंस इंटरवल देता है, दैट इज रॉन्ग। और एक्सट्रीम क्वांटाइल्स में मतलब इम्प्रिसाइज होता है एस्टिमेटर, स्टैंडर्ड एरर बहुत बढ़ जाता है, सो दैट इज अनदर। और इट इज बेस्ड ऑन एसिम्प्टोटिक थ्योरी, मतलब ओनली एप्लीकेबल फॉर लार्ज एन, अगर स्मॉल एन है तो आप वो फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते। दोज वर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म। सेकेंड तरीका है कि बूटस्ट्रैपिंग यूज कर लो। अभी हम लोग देखें कि बूटस्ट्रैपिंग से आप आर्टिफिशियली काफी सारे सैंपल जनरेट कर सकते हो। ओरिजिनल सैंपल एक, उससे आप काफी सारे रीसैम्पल्ड सेट ऑफ सैंपल जनरेट कर सकते हो हर एक। तो आपको काफी सारे एस्टिमेट्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग सैंपल में। देन यू गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया मतलब आपको मीन मिल गया, आपको स्टैंडर्ड एरर मिल गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल आराम से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सो दैट इज बूटस्ट्रैपिंग। अच्छा, हम लोग मैं वार का करके दिखाया था एक्सेल में। वार में थोड़ा इस टाइप का फिगर आता है, बूटस्ट्रैप्ड वार जब निकालोगे, वार का जो हिस्टोग्राम है वो थोड़ा सा डिसजॉइंट दिखता है, कितने सारे गैप्स है देखो इधर। मेरे एक्सेल में भी था गैप्स, इधर भी है वैसे गैप्स। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में इधर ईटीएल लिखा है, ईटीएल इज एक्सपेक्टेड टेल लॉस, सेम चीज है। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के काफी सारे नाम है, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, एक्सपेक्टेड टेल लॉस, कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क, देन टेल टी बार, ये सारे अलग अलग नाम। एनीवेज, तो बूटस्ट्रैप करके एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालोगे तो उसका हिस्टोग्राम थोड़ा सा स्मूथ दिखता है, मतलब स्मूथ एज इन ऐसे गैप्स नहीं दिखेंगे, प्रॉपर दिखता है। रीजन क्या है? रीजन वही है, इट इज एन एवरेज स्टैटिस्टिक, इसीलिए वार इज जस्ट ए क्वांटाइल, तो काफी अनस्टेडी होता है वो एस्टिमेट। बट एक्सपेक्ट शॉर्टफॉल इज एन एवरेज, राइट, तो इट लिटिल बिट स्टेडी। अच्छा, एक और मेथड दिया है ऑर्डर स्टैटिस्टिक, उसका नाम है ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ये इसका अलग थियोरी है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक का अलग थियोरी है। तो यूजिंग दैट आल्सो यू कैन गेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर। इसका थियोरी काफी सोफिस्टिकेटेड है, इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम। जस्ट रिमेंबर देयर आर थ्री डिफरेंट वेज टू calculate standard error of the estimator and the confidence interval obviously। क्वांटाइल एस्टिमेटर का थियोरी जो हम लोग लास्ट क्लास करवाए थे, बूटस्ट्रैप हम लोग आज देखें जो कि रिपीटेड सैम्पलिंग है विथ रिप्लेसमेंट, और एक है ऑर्डर स्टैटिस्टिक का थियोरी यूज करके। ठीक है, तीन तीन तरीका है। ओके, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, we'll discuss this particular topic and then we'll take a quick 5 minutes break and continue with our discussion. I'll need another 40 minutes or so. सो दिस टॉपिक, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जब हम लोग हिस्टोरिकल मेथड से निकालते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल सिमुलेशन, मेन ड्रॉबैक्स क्या क्या है उसका। उसके बाद एक एक ड्रॉबैक को पकड़ के विल ट्राई टू एड्रेस दैट इशू एंड मेक इट मच मोर रोबस्ट एंड सुटेबल फॉर आवर नीड्स। कुछ कुछ ट्विक्स करने वाले हैं। हिस्टोरिकल सिमुलेशन इज लाइक वनीला आइसक्रीम फ्लेवर, ठीक है। तो उस इतना पूरा वनीला फ्लेवर इज नॉट सुटेबल ऑब्वियसली, विल तो विल पुट सम चॉकलेट स्प्रिंकल्स, कुछ थोड़ा सा और कुछ उसमें और फ्लेवर्स ऐड कर करके विल मेक इट मच मोर रिच फॉर आवर यूसेज। ठीक है, तो इश्यूज क्या क्या है पहले डिस्कस करते हैं। सबसे फंडामेंटल चीज एक समझो कि आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, वी आर स्टैंडिंग हियर एट दिस पॉइंट एंड दिस इज पास्ट।
पीछे मेरे पास्ट जो हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स मेरे पास है। तो मैं जो वैल्यू एट रिस्क निकालता हूँ मेरा पर्पस क्या है? वैल्यू एट रिस्क का पर्पस ये है कि सपोज वन डे वार, लेट्स लेट्स कीप इट सिंपल। वन डे वैल्यू एट रिस्क, वन डे वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या है कि कल को, टुमारो, कितना खराब रिटर्न आ सकता है एक दिन में। एक दिन में कल कितना एक बहुत खराब रिटर्न आ सकता है, ताकि आई विल लूज अ ह्यूज अमाउंट। वो खराब रिटर्न का एक एस्टिमेट चाहिए मुझे कि कितना हो सकता है, राइट? तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं पीछे देखूं, चलो पीछे क्या क्या हुआ था, लेट्स सी पास्ट में किस टाइप के रिटर्न्स आए थे। दैट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। अपने मन से तो नहीं बोलूंगा कि चलो -7% होगा कल, लेट मी प्रिपेयर फॉर -7%। वो कहाँ से आएगा? फर्स्ट यू लुक एट द पास्ट। अच्छा, अब हिस्ट्री से देख के मुझे मॉन्टी कार्लो अभी छोड़ दो, दो मेथड यूज कर सकता हूँ। एक तो आप क्या कर सकते हो कि जितने रिटर्न्स हुए हैं हिस्ट्री में, एज्यूम कि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप मीन एस्टिमेट कर लो, सिग्मा एस्टिमेट कर लो, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिटर्न का वो मिल गया। अब मुझे पता है कि कल का जो रिटर्न है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। म्यू और सिग्मा में हिस्ट्री में जाके निकाल लिया, म्यू सिग्मा निकल गया, तो पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे मेरे सामने है। ये अगर है मेरे पास तो फॉर्मूला डाल के मैं निकाल सकता हूँ 5% एरिया ही तो छोड़ना है इधर, क्या प्रॉब्लम है? आई कैन फाइंड दिस पॉइंट, दैट इज माई वैल्यू एट रिस्क, पैरामीट्रिक मेथड। बट हम लोग पैरामीट्रिक मेथड आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग हिस्टोरिकल सिमुलेशन यूज कर रहे हैं। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हम लोग क्या अस्यूम कर रहे हैं कि कल को जो जो रिटर्न्स पॉसिबल है, वो कौन कौन, वो एग्जैक्टली यही सारे रिटर्न्स है जो 252 डेज पहले जो जो रिटर्न्स हुए थे, वही सारे मेरे पॉसिबल रिटर्न्स हैं। आई एम नॉट imposing any distribution. I'm saying the possible values of tomorrow's return can be any one of these which happened before 252 days from now. Okay. तो दैट इज द assumption. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, व्हाट डू यू थिंक ये 252 डेज जो कि 1 ईयर है, वो मैं कैसे डिसाइड करता हूँ नॉर्मली? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? व्हाई नॉट लेट्स टेक 25 ईयर्स रिटर्न। जब से कंपनी शुरू हुआ था, आईबीएम का अगर स्टॉक है मेरे पास, कल वैल्यू एटलीस्ट निकालना है आईबीएम स्टॉक के लिए, तो आईबीएम जब 30 25 50 साल पहले स्टार्ट हुआ था, वो 50 साल का रिटर्न ले लो, सही रहेगा, ज्यादा डेटा पॉइंट्स। क्या दिक्कत है बताओ? गुड, यतीन सेज दैट मे नॉट बी रेलिवेंट। ठीक है, तो बहुत बड़ा डेटा लेने से प्रॉब्लम क्या है कि आप एंशियंट रिटर्न्स लेके आप मतलब सैंपल में इंक्लूड कर रहे हो, उस टाइप के रिटर्न्स मे बी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर टुडेज एनवायरनमेंट। 1970s में जो पीरियड था, मे बी आज का मार्केट डायनामिक्स इज वेरी डिफरेंट, तो इतने पुराने रिटर्न्स लेने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा पुराना है, राइट? that is that is one consideration why my length of sample window should not be arbitrarily long. It should be recent enough. करेक्ट? तो ठीक है, रिसेंट चाहिए तो लास्ट 10 दिन का लो फिर, लास्ट 10 दिन का रिटर्न ले लो। 252 डेज क्यों चाहिए? Rohit has a very good point. 252 days recent session returns contain all variations we are interested in. Yes, you are getting the right ideas. तो बेसिकली देर इज अ ट्रेड ऑफ। मुझे ये पहले बताओ, लंबा पीरियड लेने से प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, बहुत सारे पुराने रिटर्न्स आ जाएंगे सैंपल में जो कि आज के डेट पे रेलिवेंट नहीं है, दैट इज परफेक्ट। बट फिर छोटा ले लो, एकदम 10 दिन एकदम रेलिवेंट है, लास्ट 10 दिन में जो रिटर्न्स आए थे उसी को लेके वैल्यू एटलीस्ट निकालो, क्या प्रॉब्लम है? इट मे नॉट इंक्लूड सफिशिएंट साइकिल्स। yes, that is correct. It may not represent the end, it may not represent the true population. कल का जो रिटर्न है उसका एक ट्रू पॉपुलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे नहीं पता। पॉपुलेशन किसी को नहीं पता रहता, ठीक है? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल थोड़ा सा एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए, सो दैट इट कैन कैप्चर ऑल वेरिएशंस। दैट इज अनदर पॉइंट। द अदर पॉइंट इज
सैंपल साइज छोटा लेने से आपका एस्टिमेट्स बहुत उठपटांग होते हैं। सैंपल साइज जब भी छोटा लेते हो, एस्टिमेटर का एक एरर होता है, रिमेंबर दिस। एक्स बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। जितना छोटा सैंपल साइज उतना बड़ा स्टैंडर्ड एरर। तो एस्टिमेट जो आएंगे उसका स्टैंडर्ड एरर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वी हैव ए ट्रेड ऑफ। बहुत लंबा नहीं ले सकते, बहुत छोटा नहीं ले सकते, तो बीच का लेना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। काफी सारे जगह पे 1 ईयर, कभी कभी 2 ईयर्स लेते हैं, बट 1 ईयर इज द मोस्ट पॉपुलर मार्केट रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। अब हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हम लोग ये डिस्कस किए कि द प्रीमाइस इज लास्ट 1 साल में जो जो रिटर्न्स हुए थे वो सारे रिटर्न्स कल पॉसिबल है। कल के लिए वही सारे रिटर्न्स पॉसिबल है। अगर वही सारे रिटर्न्स पॉसिबल है तो फिर अंडर दैट प्रीमाइस आई कैन फाइंड आउट कि चलो ठीक है 5 परसेंटाइल बता दो उस रिटर्न में। तो मान लो ये वाला जो रिटर्न दिख रहा है नीचे, नेगेटिव नीचे आया, राइट, दैट इज माई 5 परसेंटाइल रिटर्न। मतलब ये बड़े बड़े हैं काफी, ये सब नीचे रहेंगे। करते 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 एक्चुअली, ओ सॉरी, दिस इज पॉजिटिव साइड, माय बैड। ये सारे बड़े बड़े नेगेटिव रिटर्न्स, राइट, ये सब नीचे रहेंगे। ये भी रहेगा। सबसे नीचे शायद यही है, सो दिस विल द फर्स्ट लोएस्ट रिटर्न। बट हमारा जो वैल्यू एट रिस्क है वो लोएस्ट रिटर्न पे नहीं आता है, वो 5 परसेंटाइल पे आता है। मान लो 5 परसेंटाइल ये वाला हुआ है, तो दिस इज माई वैल्यू एट रिस्क। ओके। नाउ first issue with this historical simulation is every observation in the sample receives a weight of 1 by n। n मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। इन इस केस में 252, n इज 252। अभी हम लोग 2 बार डिस्कस किए कि जितने सैंपल पॉइंट्स है सबको इक्वल वेट मिलता है। इक्वल वेट मतलब इक्वल परसेंटाइल। एवरी ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 1/252 परसेंटाइल, और इन जनरल 1/n परसेंटाइल। तब जाके n डेटा पॉइंट्स मिला के पूरा 1, मतलब 100 परसेंटाइल बनता है। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन इज चलो मेरा 252 डेज यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये जो रिटर्न था वो इंक्लूडेड है मेरे सैंपल में। उससे जस्ट एक दिन पहले जो रिटर्न था वो इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था? ये तो एकदम आर्बिट्ररीनेस हो गया। मतलब ये रिटर्न रेलिवेंट है, उससे एक दिन पहले का रिटर्न जो है दैट इज नॉट रेलिवेंट। आपका जो वेट है, सारे रिटर्न्स को वेट मिला 1/n 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 एवरीवेयर टिल दिस लास्ट पॉइंट 1/n। ठीक है, इक्वालिटी सब। ओके, यू आर लुकिंग एट ऑल द रिटर्न्स इक्वली, इक्वली लाइकली, एवरी रिटर्न इज इक्वली लाइकली। इसीलिए 1 परसेंटाइल, नॉट 1 परसेंटाइल, 1/n परसेंटाइल। ये जो रिटर्न लास्ट में है उससे जस्ट एक दिन पहले जो रिटर्न था उसको जीरो वेट दिया गया। ये पूरा जो इधर है सबको जीरो वेट मिला, मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सैंपल। ये तो आर्बिट्ररी हो गया। करेक्ट। आसपास है दोनों रिटर्न, एक दिन फर्क है सिर्फ, बट आप इसको ले रहे हो उसको ले रहे हो, तो दिस इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी। तो इससे क्या होता है? तो ये एक इशू है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज घोस्टिंग इफेक्ट्स। घोस्टिंग इफेक्ट्स मतलब आपका जो वेट है हमेशा 1/n रहता है कांस्टेंट। अचानक जब ये टाइम विंडो स्लाइड होता है, सो एक दिन के बाद क्या हुआ, ये पूरा टाइम विंडो स्लाइड हो जाएगा टुवर्ड्स राइट एक दिन, राइट। तो ये जो रिटर्न इंक्लूडेड था वो अचानक उसका वेट जीरो हो जाएगा आउट ऑफ द सैंपल। इन सैंपल था 1/n वेट था उसका, अचानक द वेट विल बी जीरो आफ्टर 1 डे। ठीक है। तो ये होने के कारण हो सकता है कि जो आपका 5% रिटर्न वाला परसेंटाइल वाला जो रिटर्न था, सडनली समथिंग एल्स बिकेम द 5 परसेंटाइल रिटर्न, बिकॉज वो रिटर्न अचानक ड्रॉप हो गया। तो काफी फ्लक्चुएट करता है बिकॉज ऑफ दिस सडन fall of returns out of the window. As this window keeps sliding, day after another,
आपके रिटर्न्स एक एक नीचे गिरते जाते हैं आउट ऑफ द सैंपल। और वो वेट ड्रॉप जो है वो सडन है, एकदम 1/n से सीधा 0। तो दैट लीड्स टू घोस्टिंग इफेक्ट्स। ठीक है, दैट इज वन इशू। सेकेंड इशू इज, ये सब सारे इसी चीज के रिलेटेड है। सारे जो ऑब्जर्वेशंस है सबको मिलता है इक्वल वेट 1/n। अभी हम लोग डिस्कस किए कि मे बी इट मेक्स मोर सेंस कि जो रीसेंट रिटर्न्स है अभी अभी जो हुए, दे आर मोर रेलिवेंट, क्योंकि अभी पीरियड चल रहा है, वैसा काम पीरियड चल रहा है सपोज। तो कल का रिटर्न भी काम रिटर्न होगा, राइट? उटपटांग रिटर्न तो नहीं होगा। तो काम पीरियड अगर चल रहा है तो टर्बुलेंट पीरियड के रिटर्न्स को आप सेम वेट देके क्यों ले रहे हो? राइट, रीसेंट रिटर्न शुड गेट मोर वेट। मेक सेंस? तो एज या जो रिसेंसी है उसको आप इग्नोर कर दिए, आप सारे रिटर्न्स पूरी जो मतलब 1 साल पहले भी हुआ था वो भी 1/n है, जो कल हुआ था वो भी 1/n है, सारे इक्वल परसेंटेज। तो दैट इज अ लिटिल काउंटर इंट्यूटिव। सेकेंड थिंग, सारे रिलेटेड ही है। ये हो गया एज बेसिस पे। सॉरी, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द रिसेंसी। रिलेटेड कॉन्सेप्ट इज वॉलेटिलिटी। अच्छा, वॉलेटिलिटी अगेन, आज अभी मान लो एक लो वॉलेटिलिटी चल रहा है, राइट? तो मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कल का जो रिटर्न है दैट शुड कम फ्रॉम अ लो वॉलेटिलिटी रेजिम। इस ये एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट है, बट दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि रीसेंट रिटर्न शुड गेट मोर वेट देन पास्ट रिटर्न्स जिस जो काफी पुराने हो गए। अदर पॉइंट इज कि जो मार्केट में अभी जो करंट वॉलेटिलिटी चल रहा है, राइट, उस टाइप का जो वॉलेटिलिटी था पास्ट में, जहां पे उस टाइम में जो रिटर्न्स आए थे, उस मतलब कंपेरेबल वॉलेटिलिटी, दोज रिटर्न्स आर मोर लाइक शुड बी मोर लाइकली देन रिटर्न्स व्हिच केम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वॉलेटिलिटी regime, राइट? सो दैट इज अनदर इशू। करंट वॉलेटिलिटी को हम लोग ऐसे डायरेक्टली रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सारे ऑल रिटर्न्स आर वेलकम इन द विंडो, irrespective of recency or volatility. That is one issue. Second thing is, this is more direct. ये एक नोन फैक्ट है, एम्पिरिकल स्टाइलाइज्ड फैक्ट, कि volatilities आर क्लस्टर्ड। volatilities आर क्लस्टर्ड मतलब आप देखोगे ये डायग्राम, तो इसमें क्या है, ये जैसे पीरियड ऑफ स्मॉल वॉलेटिलिटी है, राइट, कम फ्लक्चुएशंस है। उसके बाद एक एक जोन है जहां पे टर्बुलेंस है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, रिटर्न स्विंग्स काफी ज्यादा होते हैं। तो इसको बोलते हैं volatilities आर क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड मतलब लो volatilities विल फॉलो लो volatilities regime, राइट, एंड हाई volatility periods विल फॉलो हाई volatility period। ठीक है, इसको volatility क्लस्टरिंग बोलते हैं। दैट इज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड योर EWMA गार्च मॉडल्स। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन है थोड़ा सा बाद में। तो ये जो इनसाइट है ये भी इग्नोर्ड है, राइट? अभी अगर लो वॉलेटिलिटी रेजिम चल रहा है, then you would expect a low return। वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग वाला जो इंसाइट है उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर दिए हिस्टोरिकल सिमुलेशन में। सो दैट इज अनदर इशू। हम लोग एज्यूम करते हैं कि रिटर्न्स आर आईआईडी, इंडिपेंडेंट आईडी, बिकॉज हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे रिटर्न्स रिसीव इक्वल वेट 1/n, राइट? एवरीथिंग इज इक्वली लाइकली, दे आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल। वो चीज नहीं है ना, देर इज ए क्लस्टरिंग ऑफ वॉलेटिलिटी, राइट? उसको इग्नोर कर दिए। लास्ट पॉइंट इज, कोई भी अगर मार्केट शॉक आता है बहुत बड़ा, अभी जस्ट एक रीसेंट न्यूज कुछ कुछ हुआ है, क्रैश मतलब हुआ है या कुछ बड़ा सा न्यूज हुआ है, देखो ये बहुत बड़ा इधर एक मार्केट शॉक हुआ है। ये आने से भी आपका वैल्यू एट रिस्क फिगर हिलता नहीं है। हु कैन टेल मी द रीजन व्हाई? बहुत बड़ा मार्केट शॉक आया कुछ अभी जस्ट कुछ दिन पहले, ठीक है, फिर भी आपका वैल्यू एट रिस्क नहीं हिला। व्हाट इज द रीजन?
एग्जैक्टली, इट इज ओनली 1/n वेट। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ, आपका वैल्यू एट रिस्क इज 5%। बहुत बड़ा मार्केट शॉक जो हुआ, वो भी आपका 1/252% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। करेक्ट। तो 5% जो था वो तो वही वाला फिगर है, मे बी थोड़ा सा इधर उधर हिल सकता है, बट ये इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, सपोज मेरा ये है वैल्यू एट रिस्क विच इज सपोज -5। राइट, मैं ऐसे ही मतलब 5% रिटर्न नहीं होगा, बट दिस इज जस्ट सम काइंड ऑफ अ लॉस फिगर, ठीक है। 100 डेटा पॉइंट्स अगर है तो यहाँ पे अगर -6, -7, -8, -9, 1 2 3 4, एक और वैल्यू ले लो -10, ये वाला अगर है मेरा सिस्टम, अभी लोएस्ट वैल्यू इज -10, 100 डेटा पॉइंट्स, तब वैल्यू एट रिस्क इज 5। इसको उठा के अगर मैं इसको 60 70 80 90 100 भी कर देता हूं, तब भी वैल्यू एट रिस्क इज 5। 5 दिन बड़े बड़े मार्केट शॉक आ गए, 5 दिन हो गए चल रहे लगातार, तब भी वैल्यू एट रिस्क नहीं हिल रहा है मेरा। क्यों? सबको इक्वल वेट दिया गया है, राइट। 5% अभी भी वही है। तो मार्केट शॉक इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वैल्यू एट रिस्क में, बट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में करेगा। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल एवरेज लेता है, पूरा पूरा जितने रिटर्न से पीछे सबका एवरेज लेता है। कोई अगर शॉक आता है, हमको पता है कि मीन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मार्केट शॉक आने से वो दैट इज एन आउटलायर, इट मतलब मीन हिल जाएगा आपका, थोड़ा तो हिलेगा, राइट। मीन इज सेंसिटिव टू आउटलायर, तो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इनकॉर्पोरेट्स लार्ज मार्केट शॉक्स इमीडिएटली। वैल्यू एट रिस्क को टाइम लगता है, स्लो है वो, ठीक है। लगातार अगर कंटिन्यूड मार्केट शॉक रहा, उसके बाद जब एक -50 भी आ गया, तब ये 5 इधर चले जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -50। तो ये अपडेट हो गया, वैल्यू एट रिस्क इज योर 50 नाउ। मेक सेंस? तो दिस इज अनदर बिग issue. Market shocks does not get reflected in VAR right away because VAR is a quantile, blah 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 blah. If the shock remains, then VAR will reflect it after some time. But it will reflect in ES because ES is the average of the whole tail, which will have extreme shocks. So average to incorporate karega hi. Okay, so these are all the issues of historical simulation. With that thought, let's take a break. इसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई विल नॉट टेक मोर देन 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स। एक एक चीज जो इश्यू है उसको कैसे हम लोग एड्रेस करेंगे, तो विल टॉक अबाउट सम ट्विक्स हाउ टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड मेक द हिस्टोरिकल सिमुलेशन मच मोर यूजफुल। ठीक है, लेट्स टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू। Okay, so before we start talking about all of these different improvement items, मुझे एक चीज क्लियर करना है कि आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस बैकग्राउंड और नॉट। एक होता है अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। वो जानना जरूरी है थोड़ा सा। बहुत सिंपल है आइडिया। बेसिकली आपके जो रिटर्न्स है, राइट, हर दिन रिटर्न्स देख रहे हो। इफ योर assumption is unconditional distribution, that means returns, all the returns are coming from the same distribution, mean mu and variance sigma square. सारे returns are coming from the same distribution, right? So I can write r equal to mu plus sigma z। हर दिन z चेंज हो रहा है, z इज योर रैंडम स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो वो z चेंज होता है, तो यू गेट ए डिफरेंट डिफरेंट r। mu and sigma are the parameters of the distribution which are constants, constant, same, because it is so this is unconditional distribution। एक दूसरा थॉट प्रोसेस है विच इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स हर दिन रिटर्न जब आता है,
It comes from a different distribution every single day. Every single day. Let me put t here. Return at time t is mu plus sigma zt. Zt is your random standard normal shock उस दिन का, right? Under conditional distribution at t, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सो सपोज दिस इज द स्टोरी एट टी, आपका मीन हो सकता है म्यू टी एंड वेरिएंस इज सिग्मा टी स्क्वायर। उस दिन का मीन एंड वेरिएंस, हर दिन का मीन वेरिएंस अलग। ओके, सो योर रिटर्न एट टाइम टी ऑब्वियसली इज म्यू टी प्लस सिग्मा टी जेड टी। सब टी आ गया इधर क्योंकि इट इज कंडीशनल। किस टाइम की बात है, हर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन अलग। कल को डिस्ट्रीब्यूशन अलग, कल को डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा फ्लैट हो सकता है, म्यू और कहीं है पॉसिबल, म्यू टी प्लस वन एंड सिग्मा स्क्वायर टी प्लस वन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जितने आपके गार्च आर्च मॉडल्स हैं ईडब्ल्यू में, वो सारे दे आर ऑल द ट्राइंग टू मॉडल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आपका वॉलेटिलिटी जो है उसका खुद का डायनामिक्स है, वॉलेटिलिटी का प्रोसेस है। ठीक है, गार्च प्रोसेस या ईडब्ल्यू में प्रोसेस जो भी है, इसमें तो कांस्टेंट है हमेशा, सेम म्यू सेम सिग्मा। प्रोसेस कौन सा है, कोई प्रोसेस नहीं है इसमें, प्रोसेस है मतलब एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, सो ये बैकग्राउंड जरूरी है कंडीशनल और कंडीशनल टू अंडरस्टैंड दी नेक्स्ट टॉपिक्स। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे। uh, यतिन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन यतिन? आई सी अ प्लस साइन बाय, ओके, ऑलराइट। ओके, फर्स्ट इशू जो हम लोग डिस्कस किए हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क में, दैट वाज रिसेंसी का कोई रोल नहीं है उसमें, राइट? एवरी डेटा रिसेंट और ओल्ड गेट इक्वल वेट, बट आइडियली इंट्यूटिवली स्पीकिंग ज्यादा रिसेंट डेटा को थोड़ा ज्यादा वेट देना चाहिए, राइट? क्योंकि वो करंट मार्केट कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि जो 5 साल पहले हुआ था। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स डू अ एक्सपोनेंशियल वेटिंग। एक्सपोनेंशियल वेटिंग मतलब जो रीसेंट डेटा है, सपोज दिस डेटा इज लाइक 1 डे ओल्ड, जो एकदम रिसेंट है, कल हुआ था, एंड एक डेटा है जो कि 1 ईयर ओल्ड। सबको एक परसेंटाइल मत मानो, इसको बहुत ज्यादा वेट दे दो इनिशियल जो रिसेंट डेटा है, एंड देन रिड्यूस द वेट एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो जो पुराना डेटा है उसको कम वेट मिलेगा, जो नया नया डेटा है रिसेंट डेटा है उसको ज़्यादा वेट मिलेगा, राइट? तो ये वेटिंग स्कीम कैसे अप्लाई होता है, जो एक दिन पुराना है, राइट, 1 डे ओल्ड, उसका वेट है W1। ओके, अब इसी वेट को मैं क्या करूंगा, जितना पुराना है आई विल कीप मल्टीप्लाइंग लैम्बडा, सो सेकेंड डे विल बी लैम्बडा टाइम्स W1, थर्ड डे विल बी lambda times basically W2. So this is W2, lambda times W2, which becomes lambda square times W1। ठीक है, तो 3 पे अगर लैम्बडा स्क्वायर हो रहा है, तो आई पे क्या होगा? आई पे होगा लैम्बडा टू द पावर आई माइनस वन W1। करेक्ट, आईएथ डे जो जो रिटर्न आई डेज ओल्ड है उसका वेट होगा इतना। करेक्ट, एंड फाइनल जो है एन, एनथ डे, एनथ डे नहीं, एन डेज ओल्ड रिटर्न जो है उसका वेट होगा लैम्बडा टू द पावर एन माइनस वन टाइम्स W1। W1 इज माई एंकर, मतलब फर्स्ट वेट जो सबसे हैवी वेट है, दैट इज गिवन टू द मोस्ट रिसेंट डेटा जो कि एक दिन पुराना है सिर्फ, एंड इट रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, एंड लैम्बडा इज ए फ्रैक्शन, लैम्बडा इज अ फ्रैक्शन, 0 to 1 के बीच में लाई करता है। जितना छोटा लैम्बडा लोगे उतना, लेट मी आस्क यू दिस, छोटा लैम्बडा लेने से डिके फास्टर होगा कि स्लोर होगा? छोटा लैम्बडा लेने से डिके विल बी फास्टर और स्लोअर? लैम्बडा इज अ फ्रैक्शन ऑलवेज, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो छोटा फ्रैक्शन लेने से
the decay would be faster or low or slower? Faster? Everybody says faster. फास्टर ही होगा ना. कोई एक छोटा फ्रैक्शन है, अगर सपोज 0.2, 0.2, 0.2 स्क्वायर, 0.2 क्यूब, वो तो खत्म ही हो जाएगा तुरंत. इतने सारे जीरो आ जाएंगे, राइट. 0.0000, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट. ऑन द अदर साइड, इफ यू टेक ए मच हायर लैम्डा, सो क्लोज टू से 0.99, ये तो वन ही है ऑलमोस्ट. तो इसमें क्या डीके दिखे, डीके नहीं दिखेगा, बहुत मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा आपको दिखेगा, एकदम कम स्लो एक्सपोनेंशियल डीके. If you take a higher lambda, it will be slower decay. If you take a lower lambda, it will be faster decay. ठीक है. So that is one thing. अच्छा, now तो वही चीज लिखा हुआ है इधर. W ith W is lambda times just previous W. अच्छा, W1 का फॉर्मूला है ये. दिस ensures कि टोटल वेट एड्स अप टू 1. नहीं तो परसेंटाइल हमारा गड़बड़ हो जाएगा, राइट. टोटल परसेंटाइल सारा डेटा मिला के ओवरऑल टोटल परसेंटाइल शुड बी 100%. भले ही आप वेट 1%, मतलब इक्वल परसेंटाइल मत दो, एक्सपोनेंशियल वेटिंग दो, बट टोटल वेट शुड बी 100%. ये डिराइव भी कर सकते हो कोई, अगर आपको जीपी फॉर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला याद है तो. फर्स्ट वेट इज दिस, सेकेंड वेट इज दिस, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वेट इज दिस. टेक W1 कॉमन. फॉर्मूला याद है. 1 प्लस lambda square dot 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 lambda to the power n minus 1. That is W1 times A into R to the power n minus 1. Excellent. Good, good, good. This is 1 minus lambda to the power n divided by 1 minus lambda. This is the sum. Sum has to be 1, correct? Total weight मिला के अगर 1 होगा है तो W1 कितना होगा? W1 has to be 1 minus lambda by 1 minus lambda to the power. तो ये वेट फिक्स हो गया. W1 का करना पड़ा बिकॉज टोटल वेट हैज टू बी 1. बट बाकी सारे आगे के वेट्स जो है वो लैम्डा 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 मल्टीप्लाई करते रहो प्रीवियस वेट से. तो दैट इज हाउ यू गेट इट. ठीक है. सो दिस इज द सेटअप. आई विल शो यू द एग्जाम्पल इन एक्सेल. बट इससे फायदा क्या हुआ? एक्चुअली लेट मी शो यू द एग्जाम्पल, उसके बाद विल कम बैक टू द एडवांटेजेस. क्या फायदा है इसका? अच्छा, दिस इज द गोस्टिंग इफेक्ट. एनीवेज, इग्नोर दिस. हाँ, सो एज वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन. एज वेटेड, एज देख के वेट दे रहे हैं हम लोग, राइट. इसीलिए एज वेटेड. ये हमारा पुराना डेटा सेट है, ऐसा था. डे 1 मतलब सबसे पुराना रिटर्न ये वाला है हमारे सैंपल में. उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, ऐसा करते 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 वी हैव 1000 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. ये वाला हमारा लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है. आप सपोज यहाँ पे खड़े हो, पीछे देख रहे हो 1000 रिटर्न्स, लास्ट 4 साल का रिटर्न्स देख रहे हो डेटा. तो सबसे रीसेंट रिटर्न है ये वाला जो लास्ट में आया है. ठीक है. इसका वेट ज्यादा होगा सबसे. तो कैसे निकालना है? बेसिकली आपको एज निकालना है पहले. जो सबसे पुराना रिटर्न है उसका एज 1000 होगा, सबसे पुराना. उसके बाद कम एज करते करते जो लेटेस्ट रिटर्न है दैट इज ओनली 1 डे ओल्ड. दिस इज एज कॉलम. ठीक है. ओके, नाउ लैम्बडा का कोई भी वैल्यू ले लो, 0.95. इसके पीछे काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं. 0.9 के ऊपर ही लेते हैं लोग, उससे छोटा नहीं लेते हैं. ठीक है. 0.95 लेने से फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कैलकुलेट W1 विच रिटर्न हैज ओनली इज 1 डे ओल्ड. उसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस लैम्बडा डिवाइड बाई 1 माइनस लैम्बडा टू द पावर n. अभी हम लोग जो डिराइव किए, दिस इज W1. ठीक है. W2 मतलब 2 डेज ओल्ड वाला रिटर्न का वेट कितना होगा? W1 टाइम्स लैम्बडा. फिर ये वाला क्या होगा? लैम्बडा टाइम्स प्रीवियस. ये वाला क्या होगा? लैम्बडा टाइम्स प्रीवियस. प्रीवियस वर्ड में यूज कर रहा हूँ, बट बी केयरफुल. जो पुराना है वो मतलब रिसेंट, जस्ट उससे रिसेंट वाला जो है उस टाइम्स लैम्बडा करोगे तो ऐसा है. तो मैं क्या किया, ये निकाल के ड्रैग किया हूँ ऊपर की तरफ. तो ये लैम्बडा मल्टीप्लाई हो रहा है
सक्सेसिवली, करते करते यू कैन सी द वेट इज ऑब्वियसली रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। तो जो पुराने रिटर्न है उसको वेट कम मिलेगा, करते करते वो जीरो ही हो गया ऑलमोस्ट, मतलब काफी जल्दी जीरो हो गया। एंड दिस इज, एक्सक्यूज मी, ओके, so you see this is the exponential weighting scheme. All right, now हम लोग अभी बात किए थे कि लैम्बडा अगर छोटा लेते हैं तो डिके फास्ट होगा, राइट? लेट्स टेक पॉइंट 6। कितना फास्ट डिके है देखो, मतलब 10-20 ऑब्जर्वेशंस के बाद वो तो जीरो ही हो गया ऑलमोस्ट। एंड इफ यू टेक अ वेरी हाई वैल्यू तो डिकेस थोड़ा स्लो है, करेक्ट? इवन 1000 जो पुराना है उसका भी कुछ वेट दिख रहा है मुझे, राइट? सो लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल वैल्यू। ऑलराइट, सो दिस इज माय वेटिंग स्कीम। अच्छा, अब वार कैसे निकाला जाए? कुछ नहीं, आपको थोड़ा वो मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन हैज इक्वल वेट, वो चीज नहीं रहा। और हर एक ऑब्जर्वेशन का वेट अलग अलग है। वेट मतलब परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, ठीक है? ये जो वेट है ना, दैट इज द परसेंटाइल कंट्रीब्यूशन। बाय डिजाइन सम ऑफ ऑल द वेट्स, सम ऑफ ऑल द वेट्स इज 1। क्योंकि हम लोग W1 वैसे लिए हैं जैसे, सो दैट यू नो टोटल सम विल बी 1। तो ठीक है, तो इसको यूज करो फिर। प्रोसेस सेम है, रिटर्न है मेरे पास, उसको सॉर्टिंग कर दो ताकि सबसे जो खराब रिटर्न है वो सबसे मतलब ऊपर आ जाए, फिर अच्छा रिटर्न नीचे, राइट? बट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेट एक है, जो वेट मुझे यहाँ से निकाल के लेना है, राइट? तो वेट जीरो है, जीरो वेट मतलब ये रिटर्न खराब रिटर्न है, बट बहुत पहले हुआ। ये देखो 688 डे, मतलब इसका एज ऑलरेडी है, 300 दिन पुराना रिटर्न है, इसीलिए इतना कम वेट है इसका, ठीक है? एंड देन सॉर्टेड है, तो यू प्रोसीड, सबका वेट लेके जाओ, क्यूमुलेटिव वेट निकाल दो, इट विल बी इजियर। क्यूमुलेटिव वेट निकालने से आप देखो वेट बढ़ता गया, जहां पे आपका 0.05 होता है, क्रॉस करता है इस पॉइंट पे देखो, 0.04 था कौन सा वाला रिटर्न, ये वाला, और यहाँ पे 0.06 हो गया। तो इसके पीछे 5% एरिया है, 5% थोड़ा ज्यादा है पर दैट्स फाइन, हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो वैल्यू एट रिस्क वुड बी दिस नंबर। दिस इज माई एज वेटेड हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क, 1.7198, क्योंकि यहाँ पे आपका टेल प्रोबेबिलिटी 5% से जस्ट एक्सीड होता है। मेक सेंस? क्लियर गाइस? ओके, आई होप इट इज क्लियर। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज ऑल्सो इजी। अब बार मिल गया तो फिर इसका क्या दिक्कत है, जस्ट उस पॉइंट से पीछे जितने वैल्यूज थे उसका एवरेज, और एक नेगेटिव साइन डालना है ताकि ये पॉजिटिव नंबर आए। सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। ये हो गया एज वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन। इससे फायदा क्या हुआ, मेन फायदा क्या हुआ कि रिसेंट ऑब्जर्वेशंस को ज्यादा वेट मिल रहा है। ओके, बैक टू द स्लाइड। So let's read through the advantages. First of all, जो प्लेन हिस्टोरिकल सिमुलेशन था उसका एक थोड़ा उसका ये जनरलाइजेशन है, थोड़ा और जनरलाइजेशन है, क्योंकि मैं वापस वही हिस्टोरिकल एस्टिमेट रिप्रोड्यूस कर सकता हूं इफ आई टेक लैम्बडा वेरी 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 क्लोज टू 1। इफ लैम्बडा टेंड्स टू 1, लैम्बडा अगर बहुत क्लोज हुआ टू 1, देन आपका कोई डिके नहीं होगा। तो सारे जो ऑब्जर्वेशन है ऑलमोस्ट इक्वल वेट्स ही है, तो फिर वही वापस प्लेन वनीला हिस्टोरिकल सिमुलेशन हो गया वो। डोंट रिमेंबर वन थिंग, डोंट टेक लैम्बडा एग्जैक्टली इक्वल टू 1, आपका इक्वेशन इधर फट जाएगा, वो काम नहीं करेगा, 0/0 हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इज वाई यू सी दिस नोटेशन टेंड्स टू 1, मतलब 0.99999 अगर लेते हो, हिस्टोरिकल वार जो आता है वही वैल्यू आने वाला है।
क्योंकि आपका वेट सब इक्वल हो जाएंगे, फिर कोई डिके ही नहीं है। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या, अगर मुझे हिस्टोरिकल सिमुलेशन वार चाहिए तो वो है, इसमें भी है। आप लैम्बडा क्लोज टू 1 ले लो, हिस्टोरिकल मिल जाएगा। तो इट्स अ जनरलाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोसेस। नाइस जनरलाइजेशन। सेकंड, मोस्ट नेचुरल, अगर कोई लार्ज शॉक आता है मार्केट में, रिसेंटली अभी जस्ट हुआ है, उसको बहुत वेट मिलने वाला है बिकॉज दैट इज रिसेंट। तो लार्ज शॉक्स या लॉसेस आने से माई एक्सक्यूज मी, एस्टिमेटर इज एक्सट्रीमली रेस्पॉन्सिव टू लार्ज लॉसेस। रिसेंटली अगर लार्ज लॉसेस हुआ है वो तुरंत दिखेगा मेरे एस्टिमेटर में। क्यों? रिसेंट ऑब्जर्वेशंस रिसीव अ हायर वेट, तो शॉक्स आने से वो उसको बहुत वेट मिलेगा और वो दिखने वाला है। ओके। बोथ आर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। ठीक है, सो दैट इज अनदर एडवांटेज, इट इज रेस्पॉन्सिव टू मार्केट शॉक्स। नेक्स्ट, आप ये बहुत सही है, गोस्टिंग इफेक्ट्स जो था, गोस्टिंग इफेक्ट्स मतलब आज है कल नहीं है, अचानक गायब। जब 1/n वेट था उसका, हमेशा हर एक ऑब्जर्वेशन का इतना वेट रहता है, जब तक वो सैंपल में जिंदा है तब तक उसका ये वेट रहता है। सैंपल से गायब मतलब अचानक जीरो, तो वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, तो आपको गोस्टिंग इफेक्ट उसी को बोलते हैं। इस केस में 1/n वेट नहीं रहा, और हर ऑब्जर्वेशन का वेट जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। जब वो यंग रहता है, रिसेंट रहता है, काफी ज्यादा वेट रहता है। फिर धीरे धीरे वो डेटा पुराना होता है, तो धीरे धीरे वेट आपका ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, करते 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 काफी पुराना जब हो जाता है, ऑलरेडी उसका वेट क्लोज टू जीरो रहता ही है। बहुत पुराना डेटा का वेट नॉन जीरो होगा बट क्लोज टू जीरो होगा। तो जब सैंपल से बाहर हो जाएगा, मतलब विंडो स्लाइड हो गया, वो बाहर हो गया, 1/n से जीरो नहीं जाएगा वो, क्लोज टू जीरो से ही जीरो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुराना डेटा था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में गोस्टिंग इफेक्ट्स नहीं दिखता है, उतना ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होता है, बिकॉज वेट्स ग्रेजुअली फॉल, दे डोंट सडनली फॉल। ठीक है, मेक सेंस। उसके बाद हाँ, लास्ट लास्ट पार्ट ये है कि हम लोगों को बेस्ट पार्ट एक्चुअली, मे बी बेस्ट, मे बी नॉट, बट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस। सैंपल विंडो जो लेके चलते थे 252 फिक्स्ड, क्यों? एक ट्रेड ऑफ था कि भाई रिसेंट डेटा को रखना है, और डेटा साइज भी लंबा होना चाहिए। अभी वो दिक्कत नहीं है, और क्योंकि बिकॉज मैं रिसेंट डेटा को वेट कर ही रहा हूं अपने तरीके से, आपका सैंपल कैन कीप ग्रोइंग फॉर एवर। मुझे डेटा को थ्रो करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास, देखो सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, 1 साल का हिस्ट्री है मेरे पास, 1 साल का हिस्ट्री है पीछे, 1 साल का, 1 ईयर। ठीक है, उसको यूज करके मैं बाहर निकाल दिया, कुछ टाइम बीत गया, 1 साल बीत गया, राइट? आप पूरा 2 साल का डेटा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वेटिंग स्कीम डाल रहा हूँ, पुराने जो रिटर्न्स हैं वो उसके वेट्स कम रहेंगे। तो वो जो नॉन रिलेवेंट चीज बोल रहे हो, पास्ट की चीजें नॉन रिलेवेंट है, वो मैं वेट के थ्रू इंश्योर कर रहा हूँ। फेंकने का जरूरत नहीं है, वाई थ्रो द डेटा, राइट? और ज्यादा अगर डेटा हो गया आपका, 3 साल हो गया, आपका सैंपल कैन कीप ग्रोइंग विदाउट वरिंग अबाउट इंक्लूजन ऑफ इरिलेवेंट ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा को रहने दो, फेंको मत, उसका वेट्स में रिड्यूस कर रहा हूँ बेस्ड ऑन रिसेंसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। योर सैंपल कैन कीप ग्रोइंग। ठीक है, 252 जो डेज का जो टेंशन था, वो वैसा कुछ टेंशन नहीं है। 3 साल में ये डेटा और पुराना हो जाएगा, राइट? तो एनीवेज वो इरिलीवेंट हो ही जाएगा। तो सो दीज आर द सम ऑफ द एडवांटेजेस। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर, ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, वॉलेटिलिटी वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन। एज एड्रेस कर लिए हम लोग। चलो ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट था कि हिस्टोरिकल डेटा रीसेंट डेटा को कोई भाव नहीं देता है, सबको इक्वली समान दृष्टि से देखता है। उसमें इश्यू एक और था कि आज के डेट पे जो वॉलेटिलिटी चल रहा है, राइट, आपके रिटर्न्स उस हिसाब से आने वाले हैं। आज के डेट पे अगर कम वॉलेटिलिटी है तो कम वॉलेटिलिटी वाला रिटर्न आएगा, छोटा रिटर्न आएगा। अगर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस है मार्केट में अभी,
तो यू एक्सपेक्ट ए हायर रिटर्न, पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों साइड। तो वॉलेटिलिटी के थ्रू भी एडजस्ट करो ना फिर, राइट। तो हल एंड वाइट ये दोनों हमेशा साथ साथ आते हैं, जितने सारे मॉडल्स है कब मतलब आप देखोगे हल एंड वाइट मॉडल्स हैं दोनों साथ साथ। एनीवेज दे प्रपोज्ड कि एक काम करो, कोई भी हिस्टोरिकल, जो ये हिस्टोरिकल विंडो है ठीक है 252 डेज, कोई भी रिटर्न्स जो लेते हो उसको एज इज मत लो। सपोज एट टाइम टी एक रिटर्न ऐसा था, कुछ एक रिटर्न था आर टी, ठीक है। उस हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हम लोग उस रिटर्न को एज इज ले लेते हैं, जो दिखा था उसी को ले लो एज इज, उसको कोई एडजस्ट मत करो। अलन वाइट सजेस्टेड दैट क्यों ना हम आज के डेट पे जो वॉलेटिलिटी है और उस जमाने पे जो वॉलेटिलिटी था उसका रेशियो लेके स्केल करके ले डेटा को, ताकि दिस स्केल रिटर्न विल मेक सेंस फॉर टुडे। क्योंकि मेरा वार फोरकास्ट हो रहा है आज के डेट पे, तो आज के वॉलेटिलिटी के हिसाब से रिटर्न आना चाहिए। बट ये वाला रिटर्न आया था किस अलग वॉलेटिलिटी के हिसाब से, जब सिग्मा टी उस जमाने में जो वॉलेटिलिटी था उस जमाने के हिसाब से वो आया था, ठीक है। आज के डेट पे सिग्मा कैपिटल टी चल रहा है, जो कैपिटल टी में मैं खड़ा हूं इधर आज, मेरा सिग्मा अलग है। तो आप रेशियो करके स्केल करके ले लो, दिस दिस स्केल रिटर्न वुड बी मच मोर सॉर्ट ऑफ रेलिवेंट टुडे। ओके, इसके अंदर एक चीज एक्चुअली हो रहा है, आप लोग कभी गौर किए कि नहीं पता नहीं। अभी मैं इक्वेशन लिखा था आर इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस टू ट्रीट म्यू एज जीरो। कोई ग्रोथ पे ध्यान नहीं देता है, सब लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये बिकम कंजर्वेटिव। एवरीबॉडी फोकसेस ऑन वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी एस्टिमेशन, म्यू के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, म्यू इज जीरो, ठीक है। तो मेरा रिटर्न जो है दैट बिकम सिग्मा टाइम्स जेड। ऑलराइट, returns can be artificially inflated by sigma। बड़ा वॉलेटिलिटी रेजिम चल रहा है तो तुम्हारे रिटर्न्स बड़े बड़े आएंगे, भले ही आपके मार्केट शॉक्स छोटे छोटे हैं। Z इज योर रैंडम, Z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैंडमनेस। जो रैंडम रिटर्न्स आते हैं वो आते हैं Z के लिए। सिग्मा खाली फुलाता है वॉलेटिलिटी, राइट, बड़ा करेगा या छोटा करेगा। तो थिंग इज आप हिस्टोरिकल डेटा से रिटर्न्स को एज इज मत उठा के लाओ, आप उसका जेड लेके आओ। जो शॉक आया था ना, रैंडम शॉक, वो जेड लेके आया आओ। तो जेड कैसे निकालेंगे, आर बाई सिग्मा। आर बाई सिग्मा करते हो, इसका थीम बाद में भी यूज होगा, एक फिल्टर्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन है, उसका थीम वही है, खोल के कोई लिखता नहीं है, बट ये एक स्टैंडर्डाइज रिटर्न है। वॉलाटिलिटी डिवाइड करके इसको मैं नॉर्मलाइज कर दिया ताकि खाली जेड जो है उस पर फोकस है, ठीक है। तो हिस्ट्री से आप जेड उठा के लाओ, Z1 Z2 जितने जेड्स थे। आर टी, जो टी टाइम टी पे मेरा जेड कितना था, आर टी बाई सिग्मा टी। कौन सा फंडा यूज हो रहा है इसमें, कंडीशनल वॉलेटिलिटी, बिकॉज सिग्मा टी आ गया मतलब कंडीशनल वॉलेटिलिटी। हर दिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, पूरा का पूरा रिटर्न एक डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आ रहा है, हर दिन आपका सिग्मा अलग है, ठीक है। अच्छा, आर टी बाई सिग्मा टी इज द जेड टी ऑफ दैट डे। अब जेड टी लेके आओ, जेड टी को आज के सिग्मा पे सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करो, ओके, दैट विल गिव यू आर टी। मतलब आज के डेट पे आर टी का पॉसिबल वैल्यू बेस्ड ऑन ए पास्ट शॉक जेड इज नथिंग बट योर आर टी बाई सिग्मा टी विच इज उस दिन का जेड टाइम्स करेंट वॉलेटिलिटी। तो दैट विल गिव यू द करेंट पॉसिबल रिटर्न। ये फंडा है पीछे, ठीक है, जस्ट टू गिव यू मोर क्लैरिटी। This makes perfect sense, right? You are borrowing the past shocks, but you are applying on today's market based on today's volatility. Perfect sense, right? So हल एंड वाइट बोले कि आप रिटर्न्स को इसको एज इज मत लेके आओ, वॉलेटिलिटी आज के डेट पे क्या है, उस जमाने में क्या था, डिवाइड करके स्केल करके लेके आओ, फिर इसको यूज करो। ये वाला आ गया, उसके बाद आप हिस्टोरिकल सिमुलेशन से जैसे निकालते हो वैसे निकालो ऑन द स्केल रिटर्न्स, ठीक है। सो दिस इज वॉलेटिलिटी एडजस्टेड या फिर वॉलेटिलिटी वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन।
ओके। अच्छा, बुक में नहीं दिया है एग्जैक्टली। सी, वॉलेटिलिटी आप निकालोगे कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? काफी सारे मेथड्स हैं। या तो आप रोलिंग वॉलेटिलिटी यूज कर लो, ये सब लिखा नहीं है। या फिर गार्च यूज कर लो, चलेगा। राइट, कोई भी एक कंडीशनल मॉडल ले लो, वॉलेटिलिटी का यूज कर लो, तो पास्ट में कितना था वो भी निकल जाएगा, आज के डेट पे कितना है, आज का फोरकास्ट क्या है, कि कल वॉलेटिलिटी कितना होने वाला है उसका फोरकास्ट भी मिलेगा। इसका एग्जांपल दिखाऊंगा लास्ट में। use those two estimates, take the ratio, scale the past return and use it in your var calculation. Question from Rohit: are we using all past volatility to get current volatility? Depends on your model. अगर गार्च मॉडल है, राइट, तो इट यूजेस प्रीवियस वॉलेटिलिटी एंड द नॉइज कंपोनेंट, मैं दिखाऊंगा बाद में। बट करंट एस्टिमेट ऑफ वॉलेटिलिटी निकालने के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो, आर्च, गार्च, यूडब्ल्यूएम, या फिर रोलिंग स्टेटिस्टिक भी यूज कर सकते हो। रोलिंग स्टेटिस्टिक मतलब 10-10 दिन का छोटा छोटा विंडो बनाओ, रोलिंग विंडो, और उस 10 दिन के अंदर वॉलेटिलिटी एस्टिमेट करो, तो दैट विल आल्सो गिव यू एन आइडिया ऑफ करेंट वॉलेटिलिटी क्या चल रहा है। छोटा छोटा विंडो बनाओ, ओवरलैपिंग। ठीक है, मतलब आज का वॉलेटिलिटी का एस्टिमेट है, लास्ट 10 दिन का रिटर्न्स लेके जो आपका सिग्मा निकलेगा, दैट इज योर रोलिंग वॉलेटिलिटी। फिर कल फिर वही चीज करोगे, लास्ट 10 दिन का लोगे। वो एक सिंपल मेथड है, बट एडवांस मेथड्स यूज कर सकते हो जैसे गार्च वगैरह। ओके। अब इसके फायदा क्या क्या है? Excuse me. It takes current volatility into the account in a direct way. Question: is this Hull White model? No, 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 no. Hull White model is in interest rate term structure जो हम लोग पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट आई थिंक एफआरएम में नहीं है। एफआरएम में, एफआरएम मैसिचेक मॉडल, सीआईआर, बीडीटी, ये सब हल एंड वाइट मॉडल शायद नहीं है। बट हल एंड वाइट मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल यूज्ड इन बैंक. There is a FRM two-factor model, which is the most popular interest rate model today, used today in banks. Anyways, this is not Hull and White model. It is just it's Hull and White um, VAR estimator, which is also called as volatility weighted historical simulation. Okay. तो ठीक है, ये एस्टिमेटर जो है ये वॉलेटिलिटी को डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर रहा है, सीधा सीधा सिग्मा टी बाई सिग्मा टी। तो हमारा एक इशू था कि वॉलेटिलिटी पिक्चर में नहीं है, अभी तो ये डायरेक्टली वॉलेटिलिटी यूज करके ही स्केल कर रहे हैं, तो दैट इज सेंसिटिव टू वॉलेटिलिटी। एबल टू इनकॉर्पोरेट करेंट वॉलेटिलिटी एस्टिमेट, अभी हम लोग जो डिस्कस किए, गार्च या ईडब्ल्यूएमए टाइप का अगर कुछ कंडीशनल वॉलेटिलिटी मॉडल है आपके पास, राइट। गार्च मॉडल कैसा होता है? सिग्मा future variance is some constant plus alpha times previous noise का स्क्वायर प्लस previous volatility का स्क्वायर, या फिर previous variance. ओके। ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन, डोंट डोंट गेट वरीड, एप्सिलॉन इज सिंपली योर, अगर आपका मॉडल है आर इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड, actually let me write rt mu t sigma t zt, then epsilon t is simply your sigma t zt. मीन प्लस नॉइज, नॉइज या एरर बोलते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वही है एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा टी टाइम स्टैंडर्ड नॉर्मल। रैंडमनेस आता है जेड से, बाकी ये स्केलिंग का काम करता है और कुछ नहीं। ओके। ठीक है, तो अगर गार्च टाइप का कुछ मॉडल है, कंडीशनल वॉलिडिटी एस्टिमेटेड है, वो सीधा सीधा आप इसमें घुसा सकते हो, सो दैट इज रियली एलिगेंट। एंड ये बहुत सही है कि इससे जो आपका वार एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के जो एस्टिमेट्स आते हैं, वो मतलब इट इज पॉसिबल दैट वो एस्टिमेट जो है वो सैंपल में जितने डेटा पॉइंट से सबसे बड़ा है, मतलब सैंपल में वो डेटा वैसा वैल्यू नहीं है, बट आपका एस्टिमेट उससे बड़ा आ रहा है, इट इज पॉसिबल। ठीक है, लोएस्ट प्रॉफिट या फिर लार्जेस्ट लॉस इन द सैंपल में बी से 2.5 -2.5% लोएस्ट प्रॉफिट। इस मेथड से, बिकॉज आप स्केलिंग वगैरह कर रहे हो, राइट, आपका आंसर 3.5% भी आ सकता है वैल्यू एट रिस्क, क्योंकि आप स्केलिंग कर रहे हो।
तो ये सैंपल से बाहर भी जा सकता है, आपका एस्टिमेट कैन बी लार्जर देन द लार्जेस्ट लॉस इन द सैंपल। वो कभी भी जिंदगी में प्लेन हिस्टोरिकल में कभी होगा ही नहीं, बिकॉज आप तो 5% ले रहे हो सैंपल में ही। पैरामेट्रिक में हो सकता है। पैरामेट्रिक में हो सकता है क्योंकि आप म्यू सिग्मा लेके आ रहे हो, डेटा को फेंक दे रहे हो, म्यू सिग्मा बेस करके फिर आप फॉर्मूला डाल के निकालोगे, तो दैट कैन गो आउटसाइड ऑफ द सैंपल, इट इज पॉसिबल। प्लेन हिस्टोरिकल में इट विल नेवर गो आउटसाइड ऑफ द सैंपल डेटा पॉइंट्स, बट हल वाइट एस्टिमेटर में इट इज पॉसिबल। I didn't get this point, how var is larger than actual sample। आप स्केलिंग कर रहे हो ना, ये बाहर का चीजें यूज कर रहे हो, इसमें आप आरटी एज इज नहीं ले रहे हो। करेक्ट, ये स्केल तो कुछ भी हो सकता है। ये स्केल हो सकता है 2.5। आपका लार्जेस्ट लॉस अगर था, आरटी इज द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल रिटर्न्स, मे बी द लार्जेस्ट वन इन द सैंपल इज 2.5%, ठीक है, माइनस। बट आप ले रहे हो स्केल करके, तो जो स्केलिंग है, मान लो आज का वॉलेटिलिटी है 20%। जिस जमाने में ये था, ये आया था, जहाँ जिस टाइम पॉइंट में ये रिटर्न आप देख विटनेस किए थे, उस टाइम पे वॉलेटिलिटी था 10%। तो आप जब ये रिटर्न लेके आओगे, आप ऐसे स्केल करके लेके आओगे, सो इट विल बी डबल, -5% हो गया ये वाला रिटर्न आएगा आपके सैंपल में, R*T। ऐसे स्केल करके लोगे तो आपका वैल्यू एट रिस्क कुछ भी हो सकता है, राइट। 4% आ सकता है, 5%, कुछ भी हो सकता है, विच इज नाउ बिगर देन वट एवर यू हैड इन योर ओरिजिनल सैंपल। मेक सेंस? ओके, ग्रेट। जब भी आप स्केल करोगे, फिर तो आप सैंपल से बाहर निकल जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। आई एम नॉट यूजिंग दोज रिटर्न्स एज इज एनी मोर। तो राइट, empirically speaking, hull white estimates have outperformed, I mean performed better than age weighted। तो एज वेटेड से अच्छा बोल रहे हैं, मतलब टेस्ट करके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके लोग देखे कि ये वाला अच्छा काम कर रहा है, एज वेटेड से भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप हाइब्रिड बना सकते हो। हाइब्रिड मतलब हल वाइट भी यूज करो, उसके साथ एज वेटेड भी यूज करो, दोनों चलेगा। मतलब आप देखो, रिटर्न ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप, जो ओरिजिनल रिटर्न्स था उसको नहीं ले रहे हो, आप स्केल करके ले रहे हो ट्रांसफॉर्म्ड रिटर्न्स। उसके साथ हर एक रिटर्न्स का वेट जो है, वेट आप एज हिसाब से ले लो। वेट को भी आप 1/252 क्यों मानोगे, एज रिसेंसी भी घुसा दो इसमें, तो एज वेटेड वॉलेटिलिटी वेटेड वार हो गया वो फिर, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट अ हाइब्रिड। एंड एंड एक बार क्यों निकालना है, बूटस्ट्रैप भी घुसा दो उसमें, मल्टीपल रीसैम्पल करो, अलग 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 बार एस्टिमेट्स निकलेगा, तो यू गेट अ कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो कहने का मतलब ये है कि देर आर एड ऑन्स, ठीक है। एक मेथड है वॉलेटिली वेटेड, मतलब खाली वो नहीं है, आप इसके साथ बूटस्ट्रैप घुसा दोगे तो यू गेट अ रेंज कॉन्फिडेंस इंटरवल। रिसेंसी घुसा के भी आप इसको और हाइब्रिड बना सकते हो, ठीक है। सब अलग अलग इंप्रूवमेंट्स है, सब एक साथ भी डाल के यू कैन हैव एवरीथिंग इन वन गो आल्सो, दैट इज आल्सो डूएबल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। नाउ ये वाला जो टॉपिक है, इसमें थोड़ा मैथ्स हैवी है, बट अंडरलाइंग मैथ्स जानने का जरूरत नहीं है ज़्यादा। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव आई डाउट कि ये क्वेश्चन भी आने वाला है, आएगा भी अगर तो छोटा सा एग्जाम्पल आएगा, उसका मैं बना के रखा हूँ। लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स। ये सारी सेम ट्रेन ऑफ थॉट है कि ठीक है, आपने एज को करेक्ट कर लिया, रिसेंसी को वेट देके, एज एज और रिसेंसी वाला जो इशू था वो एड्रेस हो गया। करंट वॉलेटिलिटी के हिसाब से योर रिटर्न शुड मेक सेंस, दैट ऑल्सो यू एड्रेस्ड बाय मेकिंग इट वॉलेटिलिटी वेटेड, ठीक है। व्हाट अबाउट कोरिलेशन? कोरिलेशन मतलब, मैं ऑटो कोरिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं इस टॉपिक पे, मैं बोल रहा हूँ कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल एसेट्स। दो इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे पोर्टफोलियो में, ए एंड बी, ओके। आज के डेट पे, आज के जमाने में उनके बीच में कोरिलेशन 0.9 चल रहा है,
ठीक है। जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स लेके आए हो, जो डेटा सेट में है मेरा, हिस्टोरिकली उनके बीच में कोरिलेशन 0.5 था, जो कि आज के डेट पे लागू नहीं होता है। तो कोरिलेशन वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन करना चाहिए उस हिसाब से। एग्जैक्टली हाउ यू स्केल्ड द वॉलेटिलिटी, सेम आइडिया में कोरिलेशन के लिए बोल सकता हूँ, दो एसेट या मल्टीपल, दो एसेट में एक कोरिलेशन, मल्टीपल एसेट में कोरिलेशन मैट्रिक्स बन के आएगा, काफी सारे कोरिलेशन, राइट। तो आज के डेट पे जो कोरिलेशन है, उस हम लोग हॉल एंड व्हाइट में क्या किए थे, आज के डेट पे जो वॉलेटिलिटी है और उस पुराने जमाने में जो वॉलेटिलिटी था, वो रेशियो लेके स्केल करके किए। सेम चीज कोरिलेशन के लिए भी कर सकते हैं। आज के डेट पे जो कोरिलेशन है और हिस्टोरिकल कोरिलेशन जो था, रिटर्न्स को, टू मेक इट मोर सुटेबल फॉर टुडे, वी विल डू कोरिलेशन वेटेड, एक्सक्यूज मी, कोरिलेशन वेटेड स्केलिंग। ठीक है, इसीलिए कॉल्ड कोरिलेशन वेटेड हिस्टोरिकल सिमुलेशन। इसका स्टेप्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैट्रिक्स अलजेब्रा है उसमें, बट इट इज मैनेजेबल। ये क्वेश्चन को डर के छोड़ना मत एग्जाम में, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दिस इज सिंपलर देन फाइंडिंग अमेरिकन पुट ऑप्शन वैल्यू यूजिंग बाइनोमियल ट्री, उसमें तो ज्यादा मेहनत लगता है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसमें करना क्या स्टेप्स देखो। सपोज दो एसेट्स है, ठीक है, हिस्टोरिकल कोरिलेशन मैट्रिक्स दिया होगा सी, एसेट के बीच में कोरिलेशन है सपोज 0.3, एक डेटा पॉइंट, तो आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बना सकते हो। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा हमेशा ऑब्वियसली, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0.3 सेम होगा हमेशा। हिस्टोरिकल कोरिलेशन इज 0.3, ठीक है, ये एक डेटा पॉइंट, इससे आप मैट्रिक्स बना दिए। नाउ यू हैव टू फाइंड ए इज अनदर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मतलब वो मैट्रिक्स ऐसे दिखता है, ट्रायंगल टाइप दिखता है, क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर के वैल्यू सब जीरो रहते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का दिखेगा। ये ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज सच ए मैट्रिक्स सच सच दैट ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इज सी। तो सी को हम लोग डिकम्पोज करके ए बनाते हैं यूजिंग चोलॉस की डिकम्पोजिशन। इतना थ्योरी ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टेप समझो करना कैसे है। ए बनाने के लिए ये एलिमेंट इज 1 ऑलवेज, ये एलिमेंट इज 0 ऑलवेज, दिस एलिमेंट इज एग्जैक्टली जो रो था आपका, रो रो इज योर हिस्टोरिकल कोरिलेशन, ठीक है, वो इधर रो डाल देना। और ये वाला एलिमेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर। आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, 1 0 रो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर, दैट इज योर ए। अच्छा, अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स सिंपली जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट 1 टाइम्स दिस माइनस 0.3 टाइम्स 0, दैट इज योर डिटर्मिनेंट। वो निकाल के रखो, ठीक है। उसके बाद हमको एक्चुअली ए इनवर्स निकालना है। ए निकल गया, ए से ए इनवर्स। 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत इजी है। कैसे करना है, जो ए मैट्रिक्स है राइट, उसका डायगोनल को इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ पे 1 था, इसमें इधर 0.95 था, राइट, तो यहाँ पे 0.95 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जस्ट इंटरचेंज द डायगोनल एंट्रीज। ऑफ डायगोनल एंट्रीज में आपको नेगेटिव साइन डालना है, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में नेगेटिव साइन डालना है, 0 का नेगेटिव इज 0, 0.3 का नेगेटिव इज -0.3, ठीक है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये करने के बाद डिवाइड द होल थिंग बाय डिटर्मिनेंट। तो डिवाइड बाय 0.9534 करोगे, तो ये वाला तो 1 हो जाएगा, बिकॉज राइट, एंड जो भी आया आपका दैट इज योर ए इनवर्स। फिर यहाँ पे छोड़ दो ये कहानी, ठीक है। सी से ए आ रहा है फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, फिर ए से ए इनवर्स। उसके बाद करेंट कोरिलेशन, आज का कोरिलेशन दिया होगा कि आज के डेट पे जो कोरिलेशन है वो इम्पोज करो। सपोज 0.9 होने से मेरा कोरिलेशन मैट्रिक्स 2 by 2 बहुत इजी है, दिस इज माय कोरिलेशन मैट्रिक्स। सेम चोलॉस की डिकम्पोजिशन यूज करके ए बार निकालना है। जैसे आप लोग सी से ए निकाले, वैसे सी बार से ए बार। ये हिस्ट्री में हिस्टोरिकल केस के लिए हुआ था, ये करंट केस में, ठीक है। ए बार कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो है उसको इम्पोज करना है यूजिंग न्यू कोरिलेशन। ए बार हो गया, बस फाइनल स्टेप।
ए बार टाइम्स ए इनवर्स, सब निकला हुआ है, ए बार टाइम्स ए इनवर्स जो मैट्रिक्स आया उसको रख दो। फाइनल स्टेप, कोई भी हिस्टोरिकल रिटर्न्स, दो एसेट का रिटर्न्स अगर ऐसा था किसी जमाने पे, उसको वेट करने से ऐसा दिखेगा। वेट कैसे करोगे? ये जो निकाले हो ए बार ए इनवर्स, वो मैट्रिक्स को, वो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर विल गिव यू द फाइनल आंसर। ओके, ये वाला मैट्रिक्स टाइम्स रिटर्न वेक्टर, रिटर्न वेक्टर में दो एंट्री रहेगा, कोई हिस्टोरिकल रिटर्न, मल्टीप्लाई कर दो। 2 by 2 मैट्रिक्स वर्सेस 2 by 1, इट विल गिव यू अ 2 by 1। मतलब न्यू सेट ऑफ रिटर्न्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो दिखना चाहिए वो दिखेगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। एक्सेल में मैं एग्जांपल बनाया हूँ, दैट आई विल शेयर विथ यू, बट ये सारे स्टेप बाय स्टेप है। दिस इज सी, ए तो फॉर्मूला के हिसाब से, राइट? दिस इज कोरिलेशन एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कोरिलेशन स्क्वायर, डिटर्मिनेंट, राइट? देन इंटरचेंज, ये वाला आ जाएगा इधर, ये वाला आ जाएगा इधर, ऑफ डायगोनल हो जाएगा नेगेटिव, करेक्ट? ए इनवर्स के लिए दिस डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, वही चीज किया हुआ है हर जगह, देखो, डिवाइडेड बाय दिस, ऑलराइट? सेम केस करंट कोरिलेशन के लिए, अगर इस 0.9, देन फाइंड ए बार, सिमिलर फैशन, मल्टीप्लाई दिस ए बार टाइम्स ए इनवर्स, तो ये आया। फाइनली आपको हिस्टोरिकल कोई रिटर्न दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यू गेट द न्यू कोरिलेशन वेटेड हिस्टोरिकल रिटर्न्स। ठीक है, अल्टीमेटली होता क्या है, जो कोई भी दिन में सपोज डे 1 पे जो दो एसेट है उनका रिटर्न्स ऐसा था, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। मतलब इफ आई मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दीज टू रिटर्न्स, आई गॉट दीज टू वैल्यूज, तो आपका वैल्यूज यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म्ड कोरिलेशन वेटेड हिस्टोरिकल रिटर्न्स। ऐसे आप हर दिन का निकाल सकते हो कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स को मैं ट्रांसफॉर्म करके लिया, जो आज के डेट पे जो कोरिलेशन है उसके हिसाब से एडजस्ट करके ले रहा हूँ। उसके बाद जो करना है कर सकते हो, यू नो हाउ टू कैलकुलेट, इंडिविजुअल रिटर्न्स टू पोर्टफोलियो रिटर्न्स टू हिस्टोरिकल बार। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको एज वेटेड करना है कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप करना है वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल एड ऑन। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और कमेंट है इसमें, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कोरिलेशन टू कोरिलेशन, हिस्टोरिकल कोरिलेशन करंट कोरिलेशन एडजस्ट कर रहा हूं। कोवेरियंस अगर मैं लेता हूं इंस्टेड ऑफ कोरिलेशन, इफ आई टेक हिस्टोरिकल कोवेरियंस एंड करंट कोवेरियंस, तो कोवेरियंस में क्या है, आपका वेरियंस कोरिलेशन सब एक साथ होता है, करेक्ट? तो इफ आई टेक कोवेरियंस इंस्टेड ऑफ कोरिलेशन, इट बिकम्स अ जनरलाइजेशन ऑफ द वॉलेटिलिटी वेटेड वार, क्योंकि वॉलेटिलिटी वेटेड के केस में आप सिर्फ वॉलेटिलिटी लेके स्केल कर रहे हो, इसमें मैं तो पूरा कोवेरियंस मैट्रिक्स लेके स्केल कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोरिलेशन भी है, वेरिएंसेस भी है। वेरिएंसेस स्क्वायर होता है वॉलेटिलिटी का, बट एवरीथिंग इज देयर। सो इफ यू टेक कोवेरियंस, इट बिकम्स अ generalization of HW estimator. Okay, that is another point. एंड बाय द वे, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये वॉलेटिलिटी वेटेड वाला फॉर्मूला जैसा ही दिख रहा है, करेक्ट? उधर क्या था, सिग्मा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ द पास्ट टाइम्स पास्ट रिटर्न, इधर भी पास्ट रिटर्न है। मैट्रिक्स के केस में जो नॉर्मल नंबर या स्केलर के केस में डिवाइडेड बाय होता है, मैट्रिक्स के केस में इनवर्स होता है, वही तो है, करंट डिवाइडेड बाय पास्ट टाइम्स पास्ट रिटर्न। मैट्रिक्स के केस में डिवीजन मतलब इनवर्स होता है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है। तो फॉर्मूला में कभी गलती, अगर कंफ्यूज हो जाओ कि पहले ए होता है कि ए बार होता है, तो हमेशा याद रखना करंट डिवाइडेड बाय पास्ट, मैट्रिक्स के केस में इनवर्स, टाइम्स पास्ट रिटर्न गिव्स यू द करंट
adjusted return. Okay, that's all there is. Now let's proceed. The last one is called filtered historical simulation. Filtered historical simulation. Acha, did I skip anything? No. Filtered historical simulation में एक्चुअली लॉन्ग इतना सारा आप बाद में पढ़ना. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें होता क्या है, हल वाइट मेथड में हम लोग जो वॉलेटिलिटी स्केल किए, करेक्ट, पास्ट में एक रिटर्न है आरटी, आज के डेट पे सिग्मा चल रहा है सिग्मा टी, उस जमाने में सिग्मा था सिग्मा टी, तो ये रिटर्न को ट्रांसफॉर्म करो आर स्टार टी आज के डेट पे. नो, आर स्टार कैपिटल टी, एक्चुअली स्मॉल टी ले सकते हो बिकॉज आर टी ही ट्रांसफॉर्म्ड होके आर स्टार बना. मतलब आई एम नॉट यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग दिस, विच इज करेंट सिग्मा का फोरकास्ट डिवाइड बाय हिस्टोरिकल सिग्मा टाइम्स पास्ट रिटर्न, राइट. तो ये फिल्टर्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन में स्ट्रिक्टली दो दो चीजें हैं बेसिकली. इसमें स्ट्रिक्टली आपका गार्च वगैरह यूज होता है, ठीक है. वॉलेटिलिटी वेटेड में गार्च वाज जस्ट ए सजेशन कि आप जो सिग्मा है वो सिग्मा आप गार्च टाइप का मॉडल से लेके फिट कर सकते हो. दैट वाज वन सजेशन ऑप्शन. इस केस में फिल्टर हिस्टोरिकल सिमुलेशन में आपको कंडीशनल वॉलेटिलिटी मॉडल ही यूज करना है, गार्च या ए गार्च. गार्च के काफी वेरिएंट्स हैं, ठीक है, तो वो यूज करना है, वो मैं दिखाऊंगा एक्सेल में. अदर थिंग इज इसमें बूटस्ट्रैप भी है. मतलब आपको बूटस्ट्रैप यूज करके काफी सारे एस्टिमेट्स निकालना है, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करना है. तो ये हो गया आपका फिल्टर्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन, राइट. एंड जो मैं आर्ग्यूमेंट बोला, राइट, कि आप you go back to the history, whenever you do this kind of ratio, right, this divided by this, ultimately you're taking the z from the past and plugging it in the current estimate of the volatility. मतलब कल का जो वॉलेटिलिटी है, जो फोरकास्ट है, उस पे मल्टीप्लाई करके यू आर सॉर्ट ऑफ फोरकास्टिंग कि मेरे रिटर्न्स कल क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है. टुमारोज वॉलेटिलिटी forecast that I can forecast using Garch model and multiply z from the past. अब वो z जो है दैट इज नथिंग बट योर सम पास रिटर्न, और उस जमाने का सिग्मा वो भी गार्च मॉडल में ही होगा, आएगा. आई विल शो यू. गार्च मॉडल में यू आर एबल टू फिट द सिग्मा टिल जहां पे आप खड़े हो, एंड ऑल्सो फोरकास्ट द सिग्मा फॉर फ्यूचर. क्योंकि वो एक प्रोसेस है गार्च का जिसमें आप पैरामीटर एस्टिमेट करते हो, तो यू कैन कंप्लीटली फिट द हिस्टोरिकल सिग्मा एंड ऑल्सो फोरकास्ट द फ्यूचर सिग्मा एज वेल. तो कल का जो सिग्मा है सिग्मा टी, उस पे आप मल्टीप्लाई करते हो क्या, ये सारे वैल्यूज जेड टी पास से उठा के मल्टीप्लाई करते हो, तो यू गेट अ सैंपल ऑफ पॉसिबल आर फॉर टुमारो, वहां से वार, ठीक है. अच्छा, ये जो जेड है, जेड मतलब हर एक पास्ट वैल्यू, यहाँ पे मेरा एक आर टी होगा, रिटर्न तो वो दिख रहा है साफ साफ, और सिग्मा टी मेरा गाज से फिटेड है. तो अगर डिवाइड करोगे आर टी बाई सिग्मा टी, तो इस पॉइंट का जेड मेरे पास है. सिमिलरली हर एक पॉइंट पे पीछे पास्ट में जाके इस पॉइंट में आर, लेट से आर टी डैश, सिग्मा भी इस पॉइंट में है सिग्मा टी डैश, गार्च मॉडल पे डिवाइड करोगे तो यू गेट जेड टी डैश. तो काफी सारे जेड हो गए मेरे पास पास्ट के, राइट. मुझे बूटस्ट्रैप करके लेना है, मतलब आई विल नॉट टेक दीज वन बाय वन, आई विल क्रिएट अ सैंपल, मान लो 500 डेटा पॉइंट्स का सैंपल. बूटस्ट्रैपिंग मतलब आई विल रीसैंपल फ्रॉम दीज कलेक्शन ऑफ जेड्स वन बाय वन. तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम वापस फिर से आ जाओ एक बार और, तुम भी आ जाओ एक बार और, ऐसे करके 500 डेटा पॉइंट्स. ये एक बूटस्ट्रैप सैंपल हो गया. ये सारे जेड को मल्टीप्लाई करूंगा मैं करंट सिग्मा टी जो फोरकास्टेड है इधर, तो दैट विल गिव मी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर टी टुमारो, ठीक है. फिर वहां से वैल्यू एट रिस्क, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, ये हो गया. दोबारा बूटस्ट्रैप फॉर फ्रॉम दिस स्टोरेज, राइट, अगेन बूटस्ट्रैप 500 डेटा पॉइंट्स,
get a new sample, right? Multiply all those z with the current estimate or the future estimate of sigma t, get the possible values of rt, again calculate var expected shortfall. So you can keep doing that. बूटस्ट्रैप का तो यही फायदा है, आप बार बार वार निकाल सकते हो, एंड देन यू गेट डू वट एवर यू वांट, स्टैंडर्ड एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सब कुछ निकल जाएगा उसके बाद. ओके, दिस इज कॉल्ड फिल्टर्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन. Let me quickly show you the Excel, then we'll go through these advantages, and that should be it for today's class. One moment. गार्ज का पैरामीटर एस्टिमेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व है. आई विल नॉट overwhelm you with the details at this point, but just to show you the overall structure. ये मेरे एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है, कोई भी शायद गूगल स्टॉक प्राइस का मैं लिया था, शायद गूगल का है, एनीवेज डजंट मैटर. रिटर्न्स निकाल सकते हो, डेली रिटर्न्स. अच्छा, सिग्मा हर एक दिन का अलग अलग होता है, बिकॉज कंडीशनल वॉलेटिलिटी है, हर एक दिन का सिग्मा अलग अलग है. इक्वेशंस देख लो एक बार. रिटर्न्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मैं कांस्टेंट मीन ले रहा हूं, मीन का भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, बट मैं ले रहा हूं कि मीन कांस्टेंट है हमेशा, अनकंडीशनल मीन ही है. जो नॉइज टर्म है वो एप्सिलॉन है. एप्सिलॉन इज योर सिग्मा टी जेड टी. सिग्मा चेंज हो रहा है हर दिन, इसीलिए सिग्मा टी है. कंडीशनल वॉलेटिलिटी मॉडल, राइट? इसलिए सिग्मा इज चेंजिंग एवरी डे. और सिग्मा का अलग प्रोसेस है, दैट इज गार्च. My variance on a given day is some constant plus alpha times previous epsilon का स्क्वायर, प्रीवियस एक दिन पहले का जो नॉइज था उसका स्क्वायर, प्लस बीटा टाइम्स प्रीवियस वेरिएंस. ये गार्च प्रोसेस है, गार्च 1 1 बोलते हैं, ठीक है. तो यू यूज दैट, यहाँ पे वही इक्वेशन यूज हुआ है बस, ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ एवरी वेरिएंस इज स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा प्लस अल्फा टाइम्स प्रीवियस एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स प्रीवियस वेरिएंस. दैट इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड. ये जो पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर हो गए? एक म्यू हो गया, एक ओमेगा हो गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया. 4 पैरामीटर्स है, वो एस्टिमेट करने हैं, उसके लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड यूज होता है, वो डोंट वरी अबाउट दैट. तो मान लो ये मेरे पैरामीटर्स हो गए, और दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ सिग्मा. हर एक दिन का रिटर्न, हर एक दिन का सिग्मा, हर एक दिन का एप्सिलॉन भी आ गया. एप्सिलॉन इज योर सिग्मा टाइम्स जेड. जेड भी निकाल सकते हो, राइट? सिग्मा टाइम्स जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन. अच्छा, तो ये मेरा रिटर्न टाइम सीरीज है. इधर नीचे आपको वॉलेटिलिटी टाइम सीरीज दिख रहा है, गार्च वॉलेटिलिटी, ठीक है. यहाँ पे देखो बड़ा रिटर्न है इधर, तो वॉलेटिलिटी भी बड़ा है. बट एनीवेज द मोटिवेशन ऑफ गार्च इज वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग. ये देखो, प्रीवियस वेरिएंस जो था उसके हिसाब से नया वेरिएंस, मतलब नया वेरिएंस फॉलोज प्रीवियस वेरिएंस, तभी तो वोलाटिलिटी क्लस्टरिंग है, करेक्ट. सो फ्यूचर वेरिएंस विल फॉलो पास्ट वेरिएंस, इसीलिए पास्ट वेरिएंस इज ए प्रेडिक्टर फॉर फ्यूचर वेरिएंस. एनीवेज, तो वॉलेटिलिटी आ गया. ये मेरा, ये क्या है? ये पास्ट का फिटेड वॉलेटिलिटीज है, जो पहले देखा था रिटर्न्स, राइट? गार्च मॉडल फिट करने के बाद दीज आर माय फिटेड वॉलेटिलिटीज इन द पास्ट. अब मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ये मेरा लास्ट डे रिटर्न है, ये फिटेड वॉलेटिलिटी है. आई कैन कंटिन्यू दिस एवोल्यूशन एंड फोरकास्ट फ्यूचर वॉलेटिलिटी. ये सारे फ्यूचर वॉलेटिलिटीज है. अब मुझे अगर 1 डे वार निकालना है, तो मुझे सिर्फ चाहिए कल का वॉलेटिलिटी क्या हो सकता है. कल का वॉलेटिलिटी ये है, ये आ रहा है कहाँ से? गार्च मॉडल से. माई फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी फॉर द नेक्स्ट डे. सारे जेड जो है वो पास से उठाऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, and add mu. In this case, you add mu also, right? See, sigma t will be this one, आज के डेट पे, कल का फोरकास्ट, टाइम्स सारे पास्ट का z उठा के ला सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट द एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन वैल्यूज फॉर टुमारो, एड mu, दैट विल गिव मी द पॉसिबल रिटर्न वैल्यूज, कल क्या क्या आ सकता है, करेक्ट? दैट्स ऑल. तो
मेरा जो, हाँ मैं नेक्स्ट पेज में किया हूँ, हाँ तो वो सिग्मा लेके आया मैं वहां से, कहाँ से, जो जो मेरा एस्टिमेट है कल का सिग्मा ये वाला, वो सिग्मा लेके आया, ठीक है। और हिस्ट्री में जितने जेड वैल्यूज थे, जेड इज नथिंग बट पुराना आर डिवाइडेड बाई पुराना सिग्मा, उसी का सिग्मा, आर बाई सिग्मा, ठीक है। तो वो तो मेरे सारे फिटेड है ऑलरेडी यहाँ पे, जेड इज आर बाई सिग्मा। ओ इन केस, इन दिस केस इट इज एक्चुअली एप्सिलॉन बाई सिग्मा, क्योंकि म्यू है, नॉर्मली म्यू जीरो होता है इसीलिए मैं आर बाई सिग्मा बोल रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो एप्सिलॉन बाई सिग्मा, दैट इज योर जेड। तो ये सारे जेड है मेरे पास में से, उसको लेके आया। अब मैं रिटर्न सिमुलेट कर रहा हूँ, रिटर्न इज योर म्यू प्लस फोरकास्टेड सिग्मा टाइम्स ऑल द पास्ट वैल्यूज ऑफ जेड। तो ये मेरे सारे रिटर्न्स आ गए जो कि कल को होने वाले, ठीक है। दीज आर माय फोरकास्टेड रिटर्न्स, पॉसिबल रिटर्न्स। फिर इसको लेके फिर वही चीज फिट करो, बूटस्ट्रैप वाला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ से रैंडम सैम्पलिंग करो, एक बार दो बार जितनी बार करना है करो, और वार निकालो, करते जाओ। डेटा टेबल यूज किया हूँ मैं, तो दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वार, फिर यहाँ से आपका वार का डिस्ट्रीब्यूशन बन गया पूरा, ठीक है। फिल्टर्ड हिस्टोरिकल सिमुलेशन डेफिनेटली हैज अ बूटस्ट्रैप एलिमेंट इनसाइड ऑफ इट, and it uses your Garch kind of setup, conditional volatility for return forecast. Right? Okay, what are the advantages? 5 more minutes, guys. Advantages, okay. अच्छा, ये जो है ये हम लोग वन डे वार के लिए किए, मल्टीपल लॉन्गर पीरियड के लिए भी कर सकते हो। यू जस्ट सॉ कि मैंने वोलाटिलिटी फोरकास्ट रख करके रखा है आगे के लिए, तो वो आगे का वोलाटिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको पूरा जो रिटर्न्स है वो अगले 5 दिन के लिए चाहिए वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लंबा होल्डिंग पीरियड के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स अगर है, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, देर आर 5 डिफरेंट एसेट्स, तब भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए यूज होता है मल्टीवेरिएट गार्च, विच इज रियली मतलब एडवांस्ड, सो डोंट वरी। बट देर आर, हम लोग जो गार्च प्रोसेस फिट किए वो एक रिटर्न टाइम सीरीज के लिए था, एक एसेट के लिए। बट मल्टीवेरिएट गार्च होता है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसको फिट करने के लिए, उसमें मैट्रिक्स वगैरह आएगा फिर, ठीक है। तो इजीली एक्सटेंडेबल फॉर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स एंड लॉन्गर होल्डिंग पीरियड। व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस? ये है सेमी पैरामेट्रिक, क्योंकि हिस्टोरिकल सिमुलेशन का, विच इज हिस्टोरिकल सिमुलेशन प्लेन इज नॉन पैरामेट्रिक, कोई पैरामीटर नहीं यूज होता है, तो उसका अट्रैक्शंस है, राइट। नॉन पैरामेट्रिक अट्रैक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल सिमुलेशन। अट्रैक्शंस क्यों है? जब नॉन पैरामेट्रिक बोलते हो उसका मेन अट्रैक्शंस यही होता है कि आप कोई जबरदस्ती इंपोज नहीं कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द अट्रैक्शन। प्लस सोफिस्टिकेटेड वॉलेटिलिटी इंजन जो है हमारा गार्च, कंडीशनल वॉलेटिलिटी, दैट ऑल्सो वी आर इनकॉर्पोरेटिंग, राइट। तो सोफिस्टिकेटेड वॉलेटिलिटी मॉडल प्लस नॉन पैरामेट्रिक अट्रैक्शंस ऑफ हिस्टोरिकल सिमुलेशन, इसीलिए सेमी पैरामेट्रिक, आधा नॉन पैरामेट्रिक आधा पैरा। गार्च इज पैरामेट्रिक बाय द वे, क्योंकि गार्च में ये सारे चीजें हैं, ये सारे चीजें एस्टिमेट, जहां पे आपका पैरामीटर्स है वो पैरामेट्रिक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पैरामेट्रिक है, ये वाला पार्ट नॉन पैरामेट्रिक है, तो ये सेमी पैरामेट्रिक है, तो इट इज अ नाइस हाइब्रिड, सो इट इज नाइस। इट इज फास्ट फॉर लार्ज पोर्टफोलियोज, मतलब उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। Similar to Hull White, it also allows the var expect shortfall to get out of the sample, मतलब to be larger than what is contained in the sample. क्यों हो सकता है इधर? बिकॉज इसमें भी तो आप स्केलिंग कर रहे हो, जहां पे स्केलिंग इन्वॉल्व है वहां पे आपका एस्टिमेट्स सैंपल से बाहर जा सकता है, मतलब इट कैन बी बिगर देन द लार्जेस्ट लॉस इन योर सैंपल। तो दैट इज वन एडवांटेज, हमको सैंपल से बाहर जाने को भी मौका मिल रहा है, करेक्ट। मेंटेन्स द कोरिलेशन स्ट्रक्चर इन द डेटा। हम लोग कोरिलेशन मैट्रिक्स जबरदस्ती इसमें कुछ यूज नहीं किए, हिस्टोरिकल रिटर्न्स ही, ये तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स का ही फायदा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कोरिलेशन मैट्रिक्स। इट इज इम्प्लिसिट, हिस्टोरिकल मेथड में कोरिलेशन इज इम्प्लिसिट, क्योंकि आप रिटर्न्स जॉइंटली वैसे के वैसे ही उठाते हो पास से जैसे दिखे थे, राइट। It can be modified to accommodate auto correlation in returns.
ये जो रिटर्न टाइम सीरीज था, मैं ये लिखा था, रिमेम्बर, आर टी इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड, करेक्ट। म्यू को कांस्टेंट लिया था, इसको मैं रखा था कंडीशनल, बट लोग म्यू टी लेके म्यू को भी मतलब कंडीशनल कर देते हैं। म्यू फॉलोज इट्स ओन प्रोसेस। म्यू टी इज इक्वल टू सम ए प्लस बी म्यू टी माइनस वन, समथिंग लाइक दैट। सो इसमें क्या है, इसमें ऑटो कोरिलेशन आ जाएगा रिटर्न्स में, जो कि हम लोग मॉडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट कैन बी कंबाइंड विद बूटस्ट्रैपिंग मल्टीपल सैंपल्स टू गिव कॉन्फिडेंस इंटरवल। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि बूटस्ट्रैपिंग इज पार्ट ऑफ इट, तो वी गेट एन एंटायर रेंज, नॉट जस्ट अ पॉइंट एस्टिमेट। There is overall evidence that filtered historical simulation performs well. Just a generic comment. ठीक है। I think, oh yeah, this is the last slide. I promise. What are the pros and cons of non-parametric methods? So today we explored various non-parametric methods, starting with the most simplest one, which is the historical simulation. फिर उसके ऊपर हम लोग काफी सारे उसके जो कमियां थे एक एक करके एड्रेस किए. We tried to enrich the vanilla historical simulation estimator. तो हाँ, सो नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसका एक फाइनल स्लाइड. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी इंट्यूटिव है, काफी सिंपल है कंसेप्चुअली. किसी को समझाना है हिस्टोरिकल सिमुलेशन, बहुत आराम से समझा सकते हो, कोई हेवी मैथ्स का जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, राइट. सबसे बड़ा पॉइंट है ये, पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कोई असम्पशन नहीं है, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा ये सारी चीजें कुछ नहीं. इट कैन बी इजीली इट कैन इजीली इनकॉर्पोरेट डेरिवेटिव्स ऑल्सो. मतलब कोई ऑप्शन का अगर आपको निकालना पड़ेगा, सपोज वैल्यू एट रिस्क यूजिंग हिस्टोरिकल सिमुलेशन, तो उसमें क्या होता है, ग्रीक्स भी आता है. जैसे आप पढ़े होंगे पैरामेट्रिक में डेल्टा नॉर्मल, तो डेल्टा अप्रोक्सीमेशन भी है उसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोज्ड है उसमें, बट हिस्टोरिकल में भी सेम चीज कर सकते हो. ठीक है, एक ऑप्शन, चेंज इन वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज डेल्टा टाइम्स चेंज इन वैल्यू ऑफ द स्टॉक. बाकी दुनिया चीजें हैं वो सब भूल जाओ, गामा भूल जाओ, थीटा भूल जाओ, रो भूल जाओ, सब भूल जाओ, ठीक है. दिस इज प्रिडोमिनेंट. तो ठीक है, अगर एंड आई कैन राइट दिस एज डेल्टा, ऑप्शन डेल्टा टाइम्स चेंज इन स्टॉक प्राइस इज करेंट स्टॉक प्राइस टाइम्स रिटर्न ऑन द स्टॉक प्राइस. Current stock price time return on the stock price, that is the change in stock price, right? Because arithmetic return is change in S by S. तो ये चीज तो है मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा से, वहां से वार निकाल रहा हो, एस मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट आपको एक डेल्टा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको ऑप्शन का वार दे देगा, सिंपल. पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई करते थे रिटर्न पे, या स्टॉक मल्टीप्लाई करते थे, एक और डेल्टा मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा आपका डेल्टा हिस्टोरिकल वैल्यू एट रिस्क. ऑलराइट, so that is very easy. General consensus among public is that historical simulation works really well. Although empirically speaking, there is mixed opinions कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं कि खराब है. अच्छा, किसी को पता है कि रियल लाइफ में बैंक्स में ज्यादातर क्या यूज होता है, पैरामेट्रिक की, हिस्टोरिकल की, मॉन्टे कार्लो? डू यू नो? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? ज्यादातर बैंक में एक्चुअल रियल लाइफ में क्या यूज होता है, कौन सा मेथड? मॉन्टी कार्लो ना, मॉन्टी कार्लो यूज नहीं होता है, मॉन्टी कार्लो बहुत कम यूज होता है, मॉन्टी कार्लो इज एक्सपेंसिव. मॉन्टी कार्लो इज रिजर्व्ड फॉर एग्जॉटिक्स जिसमें कोई चारा नहीं है हमारा, मतलब काफी पाथ डिपेंडेंसीज है, और कोई तरीका नहीं है, तब मॉन्टी कार्लो कॉस्ट इफेक्टिव. रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई एक एक डॉलर के पीछे नहीं भागता है कि भाई मैं बहुत मेहनत करके कुछ एक इतना सुंदर इंजन निकालूं कि एक एक डॉलर मेरा सेव हो. इतना कोई प्राइसिंग में ध्यान देते हैं, डेरिवेटिव प्राइसिंग में यू हैव टू एक्यूरेटली प्राइस, मतलब एवरी अजम्पशन काउंट्स. रिस्क मैनेजमेंट में कंजर्वेटिज्म इज इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे सेफ होना है, ना कि मुझे एक्यूरेट डॉलर तक एस्टिमेट करना है रिस्क, वो मेंटालिटी नहीं है. आई नीड टू बी सेफ, सफिशिएंट कैपिटल रखना चाहिए. तो हाँ, द आंसर इज हिस्टोरिकल. यस, 80% ऑफ द टाइम बैंक्स यूज हिस्टोरिकल, क्योंकि कोई मॉडल रिस्क काफी कम असम्पशंस है रही उसमें. उसमें एक ही असम्पशन है कि जो हिस्ट्री में हुआ था वही आगे होने वाला है.
बाकी इतना सारा चीज नहीं है, ठीक है। एनीवेज, इजी टू इम्प्लीमेंट इवन ऑन ए स्प्रेडशीट, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, एक्सेल में कर सकते हो। लेस ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि डेटा हैंडलिंग ज्यादा इसमें इश्यूज नहीं है, और इक्वेशंस भी बहुत सिंप्लीफाइड है, तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कम है। जो डेटा चाहिए मुझे वो रेडिली अवेलेबल है, आप खड़े हो के कहीं से भी आप ब्लूमबर्ग से डेटा डाउनलोड कर लो, याहू फाइनेंस डेटा डाउनलोड कर लो, आपका इंजन काफी लाइट रहता है हिस्टोरिकल सिमुलेशन का, क्योंकि इक्वेशन एक दो इक्वेशन ही है। तो कहीं से भी डेटा, आपको सोफिस्टिकेटेड डेटा नहीं चाहिए, सिमुलेटेड डेटा नहीं चाहिए, ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, मतलब ये एड ऑन वगैरह डालोगे तो करना पड़ेगा, बट ओवरऑल नॉन पैरामेट्रिक के लिए इट्स वेरी लाइट। जो डेटा सोर्स है दैट इज ऑल रेडिली अवेलेबल एवरीवेयर, हिस्टोरिकल डेटा ही चाहिए ना, सिमुलेटेड डेटा तो नहीं चाहिए। easy to report and communicate, obviously. Easy to produce confidence intervals around the estimates. Use bootstrap or ordered statistic or quantile estimator and get the confidence interval. Can be easily extended using parametric add-ons, जो हम लोग अभी डिस्कस किए, parametric add-ons. करेक्ट, गार्च अगर डालना है दैट विल बी ए पैरामीट्रिक एड ऑन। दीज थिंग्स कैन बी, कोरिलेशन अगर इम्पोज करना है, सपोज हिस्टोरिकल कोरिलेशन था और आज का डेट पे कोरिलेशन कुछ और है, तो यू कैन यूज कोरिलेशन वेटेड, तो दैट विल बी पैरामीट्रिक। ओके। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज है कि डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल डेटा, अगर मैं आपका हिस्टोरिकल डेटा को राइट क्लिक करके डिलीट कर दूं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डेटा चाहिए, डेटा के बिना कुछ नहीं कर सकते। पैरामेट्रिक मेथड में डेटा नहीं चाहिए, पैरामेट्रिक वार में डेटा नहीं चाहिए, डेटा एक बार चाहिए होता है सिर्फ म्यू सिग्मा एस्टिमेट करने के लिए, एक बार म्यू सिग्मा आ गया आपके पास, डेटा को फेंक दो, मेरे पास म्यू सिग्मा है, मैं फॉर्मूले से निकालूंगा बाहर। हिस्टोरिकल डेटा का सारा कुछ डेटा के ऊपर टिका हुआ है, हर दिन डेटा अपडेट होता है, राइट, ऑब्जर्वेशंस विंडो से निकल जाते हैं धीरे धीरे, डेटा सब कुछ है, राइट, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है डेटा के ऊपर। हिस्टोरिकल डेटा में बी डिफरेंट देन करेंट सिचुएशन, हाँ ये एक इशू है, राइट, कि आपका आज अभी का सिचुएशन कुछ और चल रहा है, हिस्टोरिकल डेटा कुछ और था उस जमाने में, इट वाज टू क्वाइट और टू वॉलेटिल, राइट, सो इट्स वेरी डिफरेंट। डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स, कुछ अभी एक पॉलिसी अपडेट हो गया, राइट, या फिर कुछ एक परमानेंट चेंज हुआ है एक्सचेंज रेट में, या कुछ कुछ पॉलिसी अपडेट हुआ है, कुछ एक मतलब स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है, वो चीज़ें अकोमोडेट नहीं हो पाती इजीली, क्योंकि आप अभी भी हिस्टोरिकल डेटा लेके रखे हो, उसमें ये ब्रेक जो परमानेंट ब्रेक्स है वो इतना इजीली नहीं दिखते, परमानेंट ब्रेक्स या परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इजीली कैप्चर नहीं होता है हिस्टोरिकल सिमुलेशन में। ठीक है। गोस्ट इफेक्ट्स पता है, वी जस्ट डिस्कस्ड। जो चीजें लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर, आपको लग रहा है कि ये सारे पॉसिबिलिटी है अभी फ्यूचर में, बट कभी भी पास्ट में नहीं हुआ वो चीज, तो आपका वार विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट दो सिनेरियोज। बेसिकली व्हाट इफ सिनेरियो एनालिसिस इस टाइप का चीज हिस्टोरिकल उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाता है। ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री में वो चीज कभी हुआ ही नहीं कैप्चर, तो कैसे होगा, राइट। एंड लास्टली, लार्ज लिमिटेड टू द लार्जेस्ट लॉस, अभी हम लोग जो बोल बात की कि सैंपल के अंदर जो लॉसेस हुए हैं वही आपके वार या एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल बने, उससे बाहर नहीं जा सकते प्लेन सेटिंग में। ऑब्वियसली एड ऑन अगर करोगे, कुछ स्केलिंग वगैरह करोगे तब जा सकते हो, बट कभी भी हम लोग सैंपल से बाहर नहीं निकल सकते हिस्टोरिकल सिमुलेशन से। पैरामेट्रिक में निकल सकते हो बिकॉज दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, आप डेटा लेके ये वाला चीज बना दिए, राइट। तो म्यू माइनस सिग्मा जेड जब करोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे, हो सकता है कि ये वाला जो चीज है वो डेटा डेटा पूरे डेटा में सब डेटा से भी बड़ा है, हो सकता है, करेक्ट। पैरामेट्रिक में, हिस्टोरिकल में कभी नहीं होगा, हिस्टोरिकल में तो क्वांटाइल है, डेटा पे ही क्वांटाइल है, एवरेज भी डेटा के ऊपर बन रहा है, तो डेटा से बाहर कैसे निकलोगे, यू कैनॉट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैड
नेक्स्ट क्लास इज ऑन एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। उसमें काफी सारे एक्सट्रीम पैरामीटर्स है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस आर ऑल विल बी न्यू टू यू, बट ठीक है, आई ट्राई टू मेक इट easier. um yeah, that's all. I'll find some day to do the problem solving and question answer, okay? But meanwhile आप जो भी question bank है आपके पास उसको करते रहिए, and if you have any doubts feel free to ask in the group. All right, that's all I had. Any other questions? Any doubts? Okay, Rohit, let's talk in the group. One request possible, can you make a session on Garch and EWM models? I will try. I will try. Next class will be next week, maybe in weekend, this weekend or next week. I will announce. Okay. All right. Thank you so much. Take care. Bye.